ये हमारे विराट कोहली हैं। तो इनसे ये मुझे टेस्ट मैच का इनका कैप है, इसमें नंबर लिखा रहता है 269, इनका जर्सी नंबर, मतलब ये भारत के लिए 269th प्लेयर थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। Kohli, he advances, he goes in the air, long off, he can only watch it go. विव रिचर्ड्स से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये इंडियन टीम का है, ये विव रिचर्ड्स का आप ये देखिए। जैसे मैंने नहीं सोचा था कि प्रियंका के साथ बैठ के यहाँ पॉडकास्ट करूंगा, वैसे ही मैंने सोचा था कि जो मेरा चाइल्डहुड हीरो है विवियन रिचर्ड्स, जिसको हमने देखा था। तो यार रिचर्ड से कंपेयर कर रहे हो तो मेरा नहीं मतलब दोस्ती उस सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं विवियन रिचर्ड्स का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मेरी नौकरी चली गई थी पिछले चैनल में, तो उन्होंने वहाँ से कॉल करके, जब मैं गांव में था अपने मधुबनी के एक छोटे से गांव में था, तो वहाँ फ़ोन आया कि तुम्हें कुछ मेरी मदद की ज़रूरत है तो बताना मुझे। और मैंने अपने पूरे गांव वालों को बोला कि आज तक कभी इस गांव में किसी क्रिकेटर का, वो भी विव रिचर्ड्स का फ़ोन आ रहा है, वसीम अकरम का साइन किया हुआ ये। तो ऐसे वसीम वकार के भी आपको मेरे पास बॉल पड़े हुए जो दोनों साइड है। दो लेजेंड्स थे वो, पाकिस्तान, दो राइवल भी थे आपस में, लेकिन साइन मेरे पास दोनों के एक ही बॉल पे है। यूनिस भाई को मैंने बोला यार मेरे पास तो पाकिस्तान की जर्सी है नहीं, तो आपको देना चाहिए। मैंने ऐसे ही कैजुअली बोल के चला गया उस, तो बोले आपका जर्सी, तो ला के उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया वो यूनिस खान ने, वो अभी भी है मेरे पास पड़ी हुई। माही का ये जर्सी है, ये भी मुझे करीब 2012 में मिला था। माही भाई को बोला आप तो नंबर उठाते नहीं हो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ही दे दो, तो मैं देता हूँ ना। मुझे माही भाई मिस्टर 10 स्पोर्ट्स बोलते थे। तो मैच जीतने के बाद वो जब प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाता है, तो मैं फील्ड में ही था, धोनी को देखा मैं मेरी तरफ आ रहा है, तो एक जर्सी लेते हुए, तो मुझे लगा ऐसे ही आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये लो जर्सी लो, साइन किया हुआ। तो मैं बोला मैंने ये थोड़ी मांगा था, मैंने तो आपसे ईमेल आईडी मांगा था। तो बोले नहीं चाहिए, तो मैं बोला बिल्कुल चाहिए। कहीं भी आप दुनिया में आप लाइव स्पोर्ट्स में जाते हो तो कमिटमेंट है कि एक ब्रॉडकास्टर को आपको एक इंटरव्यू एक प्लेयर दोनों टीम से देगा। वीरेंद्र सहवाग को हमने पूछ लिया था, तो उन्होंने ओके कर दिया था। अचानक से बोलते नहीं यार मैं नहीं देने जा रहा हूँ। फिर मैं धोनी भाई के पास गया, मैंने बोला क्या हो रहा है आपके राज में, तो बोलते हैं क्या हुआ। मैं बोला सहवाग मना कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कमिट किया था कल। बोला कहाँ तुम लोग पीछे पड़े हो यार, चीकू इंटरव्यू दे दे। वो दिखता था कि विराट कितना बड़ा होने वाला है इंडियन क्रिकेट में। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे पाकिस्तान बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनको पता नहीं कैसे क्रिकेट को चलाना है। जो भी हम इंडियन प्लेयर हैं उससे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, और इसकी वजह शायद ये भी हो कि उनके पास उतना पैसा नहीं मिलता उनको। शोएब मलिक के घर पे गया था, चांदनी, वो चांदनी वाला जो गाना है ना उनका टाइटल सॉन्ग, वो गवाया था उनसे। उस समय शादी नहीं हुई थी उनकी शानिया के साथ। तो उनकी मदर मुझे बोल रही थी कि हिंदुस्तानी लोग बड़े खराब होते हैं। शोएब मलिक ने बोला ये भी हिंदुस्तानी ही है। ओ अच्छा, नहीं आप बैठो, चाय पानी पियो। तो वो वाली, और सामने उनके घर के सामने तोप लगे हुए थे, टैंकर्स थे बड़े सारे। तो मैं बोला भाई ये किस लिए, तो बोला आप उधर आप हो, इंडिया है। तो वो तो उनका घर वैसे ही जगह पे था। जिस गाड़ी में हम जाते थे आगे बुलेट प्रूफ पूरा सिक्योरिटी जाती थी। जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो आपको करीब 30-35 मिनट दूर है वाघा बॉर्डर, लाहौर से। बस में बैठे, वहाँ पे मैंने देखा एक दाढ़ी वाले भाई साहब थे, बुजुर्ग। मैंने बोला आपको कहीं देखा है मैंने, तो बोलते हैं कि आप तो मुझे आज देख रहे हो, मैं तो आपको 4 दिन से देख रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही थी, वो आईएसआई के लोग थे। तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ ये ग्राउंड पे होते थे। ये इसलिए नहीं हरा सकते हैं क्योंकि इनका पर्ची सिस्टम चलता है। कुछ प्लेयर्स आते हैं सिफारिश, कोई दामाद है किसी का, कोई बेटा है किसी का, वैसे करके आप अभी भी टीम में आप फाइंड आउट करोगे, नाम नहीं लूंगा मैं, 3 आपको निकल आएंगे जो किसी ना किसी का दामाद है, उसका दामाद है, इसका दामाद है। तो वो जो प्लेयर है ना पर्ची बोलते हैं उधर। तो आपको पब्लिक वहाँ पे जो होती है ना ग्राउंड में, जो बाउंड्री लाइन पे बैठती है, पर्ची बोलती है प्लेयर को। अगर कैच छूट जाए, फील्डिंग में मिस हो जाए, अरे ये पर्ची वाला, पर्ची। कार को पता चला कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, लीजिए ग्लास लीजिए। तो मैंने बोला सर कभी पिया ही नहीं पीना पड़ेगा आज। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे डाला वो उसमें। फिर मैंने उनको थोड़ा गच्चा दे के वो कोको दिखा के निकल लिया। लेकिन मुझे तो लगा था एक मौका मिल गया ये क्लिप काट करके घर पे भेजने के लिए। नमस्कार, हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान स्पोर्ट्स के इंसाइक्लोपीडिया हैं।
वो ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे कई खेलों को उन्होंने पास से देखा है, खिलाड़ियों को भी पास से ना सिर्फ देखा है बल्कि उन्हें समझा है, जाना है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने अपने सामने बनते देखे, टूटते देखे, साथ ही साथ कई स्कैंडल्स को भी उन्होंने अपने सामने जन्म लेते हुए देखा। तो आज के हमारे मेहमान हैं वन एंड ओनली नीरज। नीरज, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। शुक्रिया आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीरज लेखक हैं, कमेंट्रेटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही साथ फिलहाल वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्पोर्ट्स के बिजनेस हेड हैं। इसके अलावा एक और परिचय है, नीरज मेरे बहुत पुराने दोस्त। आज मेरा जो असमंजस है वो ये है कि नीरज से बातचीत जो होगी वो किस अंदाज में होगी, एक दोस्त के तौर पे होगी या फिर एक जो कि एक हस्ताक्षर है क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के, उनके साथ पॉडकास्ट होगा, तो कुछ ऐसे सवाल भी होंगे। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज नीरज की बातचीत कैसे की जाए, जैसे हमेशा से बात करते रहें। वैसे ही आप मत यूज करना, हाँ, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तुम पे ही चलते हैं हम लोग। फॉर्मेलिटी हो जाएगी, आप नहीं बनाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही करना, कैजुअल स्टाइल। हाँ, मैं बता दूं कि जो हमारा एक और परिचय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो ये है कि हम दोनों ही आईएमसी से पढ़े हैं। नीरज, जब करीब 25 साल इनफैक्ट हो गए, 25 साल पहले कभी सोचा था कि हम एक दिन यहाँ बैठेंगे स्टूडियो में इस तरह से बात करेंगे? 25 साल पहले बिल्कुल ही नहीं सोचा था, क्योंकि दोस्ती भी जो होती है ना, बहुत शॉर्ट टर्म भी होती है बहुत लोगों के लिए। हमारी दोस्ती 25 साल चलेगी ये भी नहीं सोचा था। तो ये हम लोग खुशनसीब हैं कि 25 साल हमने कैरी किया है इसको, और आपके साथ बैठा हूँ, इस शो पे बैठा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी। और मैं आपको बोला तुम्हारे शो पे बैठा हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैं बताऊँ क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि जो दोस्ती 7 साल चल जाए और उससे प्लस हो जाए तो पूरी जिंदगी। हाँ, मैंने वो देखा था रील कहीं कि अगर 7 साल है तो पक्की दोस्ती है। तो हमारा तो 7x3, अभी चौथे वाले x4 में जा रहे हैं हम लोग, तो 4 गुना पक्की है हमारी दोस्ती। क्या बात है। तो उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। और ये जो जैकेट पहना हुआ है, ये इस बात का परिचय है कि हम लोगों ने साथ में आईएमसी से पढ़ाई की। और इसके पीछे अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ अपने दर्शकों को, लेकिन ये मैं दिखा देता हूँ। मैं अभी दिखा देता हूँ कि ये देखिए 25 साल हमने अभी सेलिब्रेट भी किया है। तो क्या 25 साल पुराना भी कोई चीज़ है जो आप दिखा सकते हैं? हाँ, मैं दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये हमने 25 साल पहले ये सिल्वर जुबली अभी हमारा हुआ था, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जैकेट हमने बनाया था। इसमें वी स्टिल से इट बेटर। हाँ, तो ये स्टिल, हाँ बताओ, क्यों, वाई? क्योंकि हम पहले भी बेटर थे, आज भी बेटर है और आगे भी बेटर रहेंगे। तो हमारा 25 साल पहले जो जैकेट था हमने बनवाया था इंस्टीट्यूट में, अपूर्वा के लीडरशिप में। तो ये था। क्या बात। और ये लोगो उसका देखिए आप, लोगो थोड़ा बड़ा था यहाँ पे, थोड़ा छोटा है। 25 साल पुराना रखा हुआ है। हाँ, मैंने रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है। संजो के रखते हो तुम, चाहे चीजें हो या फिर रिश्ते हो। क्या बात है। बिल्कुल। तो लेकिन वैसे इसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन में करना चाहती हूँ, और ये है कि जिस पे लिखा है कि वी स्टिल से इट बेटर, मुझे लगता है जब हम यहाँ बैठ के बात करेंगे तो वो बेस्ट होगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो अभी तक छुपा के रखे हैं तुमने, वो भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर बात करेंगे। और तो पहले उस पे बात करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट और स्पोर्ट्स के साथ इतनी लंबी जर्नी रही है तुम्हारी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बैट लेके बैठे हुए हो, दरअसल ये क्यों जानना चाहती हूँ कि हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई ऐसे कुछ भी कहते रहते हैं, सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। तो चूंकि इतनी लंबी जर्नी के बीच इतने सारे देशों में तुम गए, वहाँ पे जितने सारे खिलाड़ियों के साथ मिले, फिर ब्रॉडकास्ट, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि ऐसे जो क्रिकेट जो दिखाया जाता है, या दूसरे खेल जो घर घर तक पहुँचते हैं, जिनके लिए हम लगातार इंतजार करते हैं, वो कैसे दिखाया जाता है, वो सारा तुम्हारा एक्सपर्टीज़ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कौन कौन से देश गए, किन किन खिलाड़ियों से मिले, और वहाँ से जो कुछ खास चीज़ें तुम्हारे हाथ में से ये बैट दिख रहा है, कुछ और सामान मुझे वहाँ पे दिख रहा है, इस सब की कहानी। पहले तो सामान दिखाओ, क्या क्या है, किसने कब गिफ्ट किया? ये तो सबसे पहले तो मैं आज के जो बोलते हैं ना, विराट कोहली के बिना इंडिया टीम अभी जीतना बड़ा मुश्किल होता है। मास्टर ब्लास्टर एक सचिन तेंदुलकर होते थे, उसके बाद जो सबसे बड़ा सितारा है ये हमारे विराट कोहली हैं। तो इनसे ये मुझे टेस्ट मैच का इनका कैप है, इसमें नंबर लिखा रहता है 269, इनका जर्सी नंबर। मतलब ये भारत के लिए 269th प्लेयर थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। तो ये एक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे विव रिचर्ड्स से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये इंडियन टीम का है, ये विव रिचर्ड्स का। आप ये देखिए कि विव रिचर्ड्स के साथ जो हमारी दोस्ती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं विव रिचर्ड्स की जो मैं सब कुछ तो नहीं ला सकता था, लेकिन सिर्फ जब सबूत की बात की है तो मैं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज दिखाने के लिए नहीं है। क्या है कि देखो, दर्शकों को प्यार तो बहुत होता है जब वो पॉडकास्ट देखते हैं उनसे, लेकिन क्या है कि उनके सवाल भी आते हैं, लोग लिख देते हैं अरे ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं, सबूत कहाँ है? तो हमने कहा सबूत के साथ। देखो, मुरलीधरन को बहुत पता नहीं, न्यू जनरेशन, जेन अल्फा, ये सब को पता भी नहीं होगा शायद, लेकिन मुरलीधरन वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, खतरनाक बॉलर, जिनको देख के भी डर लगता था प्लेयर को, और बॉल तो डरावना होता ही था। तो ये मैं इसकी भी कहानी बताता हूँ। पहली बार ये हमने किया था 2010 में,
जब हम क्रिकेट कर रहे थे श्रीलंका में और मुरलीधरन का 800वां विकेट था ये, तो हमने पहले से ही प्लान कर लिया था। अरुण लाल कमेंटेटर होते थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी थे, गाइड भी थे, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ करते हैं नीरज, ये 800वां विकेट अपने आप में। ये भी बता दो कि नीरज तब कहाँ पर थे, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे? उस समय मैं 10 स्पोर्ट्स में था। मैं मेरा प्रोफाइल था, मैं एज ए प्रोड्यूसर फ्लोर मैनेजर था, वहाँ पे काम करता था और हम लोग लाइव बहुत करते थे क्रिकेट, घूमते रहते थे हर जगह और उससे बढ़िया कोई चीज़ होता नहीं है। उसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, बट सेइंग दैट उस समय हमारे दिमाग में नहीं आया था क्या करें, तो ये अरुण लाल का आइडिया था कि कुछ करते हैं। तो हमने इमीडिएटली 2 दिन पहले ये टी शर्ट बनवाई, फिर मुरली 800वां विकेट लिया और उसके अलावा भी जो मैं लेके नहीं आया हूँ, एक बैट है, उसके अंदर हमने बॉल डाला, बैट के अंदर बॉल डाल के उसको साइन करवाया मुरली से, क्योंकि आप एज ए ब्रॉडकास्टर आपका एक्सेस होता है प्लेयर्स के साथ, आप जाते हो, उनसे बात करते हो, उनके साथ ट्रैवल करते हो, उनके साथ सेम होटल में रुकते हो, तो ये जो मिलता है आपको फ़ायदा, तो हमने 2010 से इकट्ठा करना थोड़ा बहुत चालू किया। उससे पहले मैं 2-3 साल बिल्कुल ही कुछ नहीं किया था। यार दोस्तों के अलावा नहीं करते साथ में जाना? नहीं, दोस्त तो क्या, आप अपनी पत्नी को भी नहीं ले जा सकते साथ में। मैं स्कोप ढूंढ रही थी। हाँ, नहीं, और वो नहीं, उसमें क्या होता है ना कि एक पूरी टीम होती है, जो लाइव स्पोर्ट्स में एक 50-60 लोगों की टीम होती है, वो एक माहौल में रहती है, फिर कोई भी जाएगा तो बोर ही हो जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सबका एक रोल है जो आइडेंटिफाइड है कि आपको ये करना है, तो सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कैसे होता है, लेकिन पहले ये कुछ चीज़ें जो है जरा इनकी कहानी बताओ। टीम की है, इसमें जो गोट है हमारे सचिन तेंदुलकर, वो मैं सबसे बड़ा फैन उन्हीं का हूँ। तो सचिन तेंदुलकर, आप नाम लीजिए, धोनी, अब यहाँ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। ये है, उसमें रोहित शर्मा भी दिखेंगे आपको, विराट कोहली, जो लेजेंड्स, जो अभी जिसकी अभी मतलब इंडिया के लिए आप बात करते हैं, तो वो भी है। ये है चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई थी आपको इंडिया वहाँ से, इंग्लैंड से, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ गई थी 2013 में। तो 2013 में हमने, हमारी 10 स्पोर्ट्स की सीरीज़ थी, तो उस समय हमने ये इंडियन टीम के सारे प्लेयर जो थे उनसे साइन करवाया था हमने। तो ऐसे ऐसे बड़े सारे कलेक्शन हमने रखे हुए, छोटा मोटा म्यूज़ियम है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं आज न कल उसको कहीं ना कहीं म्यूज़ियम को डिस्प्ले पे भी रखूँगा, अपने लिए या किसी स्टेडियम के लिए, वो बात की चीज़ है। लेकिन ये शौक जो शुरुआत हुई थी वो मुरली के 800वां विकेट से चालू हुआ था। 2012 का T20 वर्ल्ड कप था, उसमें हम वसीम भाई के साथ कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने साइन करके दिया था ये आपको ज़हीर खान, अपने जो ग्रेटेस्ट बॉलर हैं इंडिया के, उनका साइन किया हुआ है। ये शायद ये वसीम अकरम का है, वसीम अकरम का साइन किया हुआ है ये। तो ऐसे वसीम वकार के भी आपको मेरे पास बॉल पड़े हुए जो दोनों साइड है, 2 लेजेंड्स थे वो, पाकिस्तान, 2 राइवल भी थे आपस में, लेकिन साइन मेरे पास दोनों के एक ही बॉल पे है। और एक और बॉल होना चाहिए मेरे पास, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब क्रिकेट देखना शुरू किया था तो 2 खतरनाक वेस्ट इंडीज़ के बॉलर होते थे जी, कर्टली एम्ब्रोज एंड कॉटनी वॉल्स। ये दोनों आपको दोनों साइड में दिखेंगे, एक साइड ये, एक साइड ये हमने साइन करा लिया था उनसे बहुत पहले। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो कलेक्शंस हैं मेरे, तो ये मतलब आपको ये 4 बॉल है, हो सकता है मेरे पास 100 बॉल हो ऐसे। हाँ, तो ये टी शर्ट भी 20-25 होंगे, क्योंकि नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, मेरे को बाकी कंट्रीज से भी, इनफैक्ट मुझे एक यूनिस खान की कहानी याद है कि यूनिस भाई को मैंने बोला, यार मेरे पास तो पाकिस्तान की जर्सी है नहीं, तो आपको देना चाहिए। मैंने ऐसे ही कैजुअली बोल के चला गया। उस समय क्या हुआ था, अबू धाबी में क्रिकेट चल रहा था, अबू धाबी में टेस्ट मैच चल रहा था उनका न्यूजीलैंड के साथ। तो मुझे पता चला कि वो मुझे खोज रहे हैं हर जगह, अरे नीरज भाई कहाँ है। तो मैं कमेंट्री बॉक्स में, मेरे को बोला कि अरे यूनिस खान खोज रहा है आपको। मैं बोला मुझे क्यों खोज रहा है, मैंने तो बोल के भूल गया था मैं। तो बोले आपका जर्सी, तो ला के उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, वो यूनिस खान ने, वो अभी भी है मेरे पास पड़ी हुई। तो ऐसे मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कलेक्शन मेरे बनते गए, और एक छोटी मोटी लाइब्रेरी हमारी स्पोर्ट्स की है। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट एक है हमारे पास, जो इस पिटारा का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, माही का ये जर्सी है। ये भी मुझे करीब 2012 में मिला था। मुझे याद है कैंडी में हम लोग मैच कर रहे थे, इंडिया जीत गई थी मैच। तो मैच से पहले माही भाई, चूँकि हमारा एक्सेस ग्राउंड में भी होता है, तो माही भाई को बोला आप तो नंबर उठाते नहीं हो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ही दे दो,
तो मैं देता हूँ ना। मुझे माही भाई मिस्टर 10 स्पोर्ट्स बोलते थे हमेशा। अच्छा। हाँ, मेरे चैनल के नाम से ही बोलते थे। पता था नीरज नाम है, वो बोलते थे, 1-2 बार नीरज भी बोला, लेकिन उन्होंने मिस्टर 10 स्पोर्ट्स कहना चालू कर दिया था। हर जगह मिलता था, मैं वेस्ट इंडीज़ में, श्रीलंका में। तो उन्होंने मुझे ये जब मैंने नंबर मांगा, नंबर के बाद ईमेल आईडी मांगा, तो उन्होंने कहा कि ईमेल भी दूंगा, शाम में दूंगा। तो मैच जीतने के बाद वो जब प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाता है, तो मैं फील्ड में ही था, तो वो एक जर्सी आ रहे हैं, वीरू भी थे और विराट कोहली भी थे और धोनी भी थे। तो धोनी को देखा मैं, मेरी तरफ आ रहा हूँ, तो एक जर्सी लेते हुए, तो मुझे लगा ऐसे ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये लो जर्सी लो, साइन किया हुआ। तो मैं बोला मैंने ये थोड़ी मांगा था, मैंने तो आपसे ईमेल आईडी मांगा था। तो बोले नहीं चाहिए। तो मैं बोला बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मोती मिले वाला मामला है। बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। ईमेल आईडी तो मिल जाता आसानी से। तो बोला ईमेल भी दे रहा हूँ भाई, ईमेल भी दे रहा हूँ। वहीं पे मैं पिक्चर भी है मेरे पास, वो विराट भी थे, और दोनों विराट उस समय नए थे, और उनकी जो दोनों की जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपस का जो रिलेशन था वो दिखता था वहाँ पे ही। 2012 में मुझे सब कुछ धीरे धीरे दिखने लगा था कि कैसे विराट कोहली उनका उत्तराधिकारी होने वाला है। वो उस समय से ये मुझे दिख रहा था। इसकी एक और कहानी मैं बताता हूँ कि सहवाग हमारे लिए, एक ब्रॉडकास्टर को आपको इंटरव्यू देना होता है, कंपलसरी है। कहीं भी आप दुनिया में आप लाइव स्पोर्ट्स में जाते हो तो कमिटमेंट है कि एक ब्रॉडकास्टर को आपको एक इंटरव्यू एक प्लेयर दोनों टीम से देगा। तो मतलब दोनों टीम से एक प्लेयर आएंगे एक्स्ट्रा टॉस के अलावा। तो इसी संदर्भ में हुआ कि वीरेंद्र सहवाग को हमने पूछ लिया था, तो उन्होंने ओके कर दिया था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, उनका मूड बदल गया। अचानक से बोलते नहीं यार, मैं नहीं देने जा रहा हूँ। बोला अरे ये लास्ट मोमेंट में, हाँ मूडी, बहुत ही मूडी है। तो मैंने कहा कि ये तो आपने बोला था, कल हमने नाम भी डाल दिया। अरे कोई नहीं, मेरा मूड नहीं है। फिर मैं धोनी भाई के पास गया, मैंने बोला क्या हो रहा है आपके राज्य में है, मतलब बीइंग फ्रॉम बिहार, झारखंड, मैंने बोला ये क्षेत्रीय लोगों के साथ क्या हो रहा है बताइए। तो बोलते हैं क्या हुआ। मैं बोला सहवाग मना कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कमिट किया था कल। बोला कहाँ तुम लोग पीछे पड़े हो यार, चीकू इंटरव्यू दे दे। तो विराट कोहली को उन्होंने भेजा। तो उस समय जो रिलेशन था ना, वो दिखता था कि विराट कितना बड़ा होने वाला है इंडियन क्रिकेट में, और अच्छा खिलाड़ी भी। मैंने तो उनको, विराट को 2008 से फॉलो किया, जब डेब्यू किया था श्रीलंका में उन्होंने। तो इस तरह की रिलेशनशिप हमारी रही थोड़ी बहुत, क्योंकि धोनी बहुत, जब तक आपके सामने एक बार वो आपके सामने से निकल जाते हैं तो फिर वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको। अभी जैसे दिख गए अचानक से वर्ल्ड कप में, वो वहाँ पे आए थे जब इंडिया जीती थी, लेकिन वो बहुत कम दिखते हैं, वो अपने जोन में होते हैं। वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। फेमस कहानी है VVS लक्ष्मण अपनी। तो मैं मतलब धोनी की बात हो रही तो मैं बता रहा हूँ, धोनी एक, मतलब मैं तो समझता हूँ कि एक जो क्रिकेटर होता है तो उसके सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट खेलना नहीं है, आपका बाहर की दुनिया से कैसा रिलेशन है, जो आपको सचिन और धोनी में ही दिखेगा सिर्फ। और शायद यही रीज़न रहा होगा कि सचिन ने धोनी का नाम रेकमेंड किया था कैप्टन के लिए। बट ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। आपने अभी कहा कि वो बहुत ज़्यादा कहीं दिखते नहीं है मैदान के अलावा, जब आपके साथ, लेकिन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। कैसे? नहीं, बिल्कुल है वो। देखिए वो हर चीज़ पे बोलते नहीं है। लोग कहते हैं कि धोनी कमेंट्री क्यों नहीं करते हैं, धोनी को कमेंट्री में आना चाहिए। उनको लगता है मैं क्यों जाऊँ कमेंट्री में, मैंने जो करना था कर दिया। मैंने वर्ल्ड कप देना था दे दिया, अपना बेस्ट करके दिखा दिया। मुझे कमेंट करने पर अधिकार नहीं है, मतलब किसी के ऊपर मैं ये बोलूँ कि अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है, ये मेरा है नहीं। वो बिल्कुल डिफरेंट आदमी है। सेम विद सचिन तेंदुलकर भी एक आध बार कमेंट्री में आया, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता मेरे से। मुझे जो लगता है, मेरी रीडिंग है ये। तो ये लोग जो होते हैं वो, आई डोंट थिंक कि विराट कोहली भी कभी कमेंट्री में आएंगे। तो जो ग्रेटेस्ट होते हैं ना, वो उनको लगता है कि मैं किसी पे कमेंट क्यों करूं, कि ये अच्छा है बुरा है। कहीं ना कहीं अगर खराब खेल रही है तो आपको तो एज ए कमेंटेटर बोलना पड़ेगा कि खराब खेल रहा है। तो और हर कोई खराब खेला, ऐसा नहीं कि विराट कोहली ने हमेशा शतकीय पारी ही खेली है, उसने भी खराब खेला अपने लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं जो उनको महान बनाती है मेरे हिसाब से। एक ऑरा भी है, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स में वो दिखते हैं। जब टीवी की रेटिंग्स, हम लोग टीवी वाले लोग हैं, जब आते हैं धोनी ग्राउंड में, उस समय आप देखिए कैसे 20 करोड़ 50 करोड़ हो जाता है, 40 करोड़ हो जाता है। ये है उनका ऑरा। तो मेरे हिसाब से ये जो फुटबॉल में जनरली होता है ना, कि एक लेजेंड्स होते हैं फुटबॉल में, कि रोनाल्डो आ गया, मेसी आ गया, वो स्टेटस अगर किसी
किसी क्रिकेटर ने किया है इंडिया में तो वो धोनी है। तो धोनी नॉर्मली फ़ोन तो पिक करते नहीं है, वो आप भी बता रहे हैं, और भी मैंने भी मतलब इतना बहुत सारे लोगों से ऐसा बात भी नहीं की कि फ़ोन नहीं पिक करते, लेकिन नहीं, एक किस्सा तो है वीवीएस लक्ष्मण वाला, वो इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी कहानियाँ तो थोड़ा उनकी। डिटेल में बताओ। तो मतलब ये कहा जाता है कि वीवीएस लक्ष्मण अपनी सोच रहे थे कुछ की रिटायरमेंट की बात करूं, और वो बार बार कॉल कर रहे थे, तो ये पिक नहीं कर रहे थे क्योंकि उठाते नहीं है फ़ोन। हाँ। तो उसकी वजह से सीधा लक्ष्मण जी ने डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो ये है क्योंकि आप कैप्टन आपके वो थे तो जनरली तो, लेकिन हाँ मतलब जो दिया है धोनी ने इंडिया को, उसी का रिजल्ट है कि आप देख लो कि वो एक जो स्टैंडर्ड सेट हुआ इंडिया में कि नहीं हम ट्रॉफी जीत सकते हैं। फर्स्ट 2007 में कप्तानी में ट्रॉफी जीत लिया उन्होंने, तो वो जो स्टैंडर्ड सेट किया ना वो आई डोंट थिंक कि इंडिया में कहीं कभी किसी ने सेट किया हो। क्रेडिट जाता है सौरभ गांगुली को भी, लेकिन रिजल्ट तो इन्होंने दिया। अच्छा, बात जब धोनी के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि उनकी याददाश्त जो है ना, मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, या रिफ्लेक्सेस के बारे में तो हम बात करती हैं कि जिस तरीके से उनका स्टाइल है, लेकिन उसके अलावा मेमोरी पे भी बात होती है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है नीरज जो कि मेमोरी से जुड़ा हो? देखिए, मेमोरी से भी ज़्यादा वो प्रोसेस ड्रिवन है। वो कहते हैं कि मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है, वो प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हो सकता है कि कभी उनके पक्ष में आए नहीं आए, लेकिन उनको पता है कि प्रोसेस सही होगा ना तो रिजल्ट आना ही है, ये उनका बिलीव है। और जहाँ तक मेमोरी की बात है तो मेमोरी तो इतनी तगड़ी है कि मैं तो बहुत छोटा सा ब्रॉडकास्टर प्रोड्यूसर रहा हूँ, तो मेमोरी इनकी ये है कि 2012 में मुझे आए और बोले हाँ भाई मिस्टर टेन स्पोर्ट्स, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलते हैं कि आपका कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या बात है, फिल्मी डायलॉग तो नहीं था बिल्कुल ये? फिल्मी। तो मैंने बोला कौन सी चीज़ पड़ी हुई है आपकी? तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने केन्या में ये हुआ था आईसीसी का इवेंट, और उसमें मैं सेंचुरीज वगैरह मारे थे, तो यार वो तो टेन स्पोर्ट्स के पास ही है, तो वो मुझे चाहिए। मिल सकता है? तो मैंने बोला कि मुझे देखना पड़ेगा, कि मुझे भी पता नहीं है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। अगली बार आप आ रहे हो ना वेस्ट इंडीज़ में, वहीं मिलेगा आपको। तो हाँ 2013 में हम लोग आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़, वहीं मिलेगा। ठीक है, बात हुई, मैंने गया ऑफिस, वापस देखा, चेक करके है, मैंने डीवीडी बनवाई, और मैं सिर्फ बैग में रख लिया कि अगर मांगेगा तो देंगे, ऐसे नहीं कि मैं जाके सीधा कहूँगा कि आप लीजिए, आप लेके आए हो। मैं वही चेक करना था कि उनको याद भी है कि नहीं। तो किसी भी इवेंट में प्रोडक्शन के पहले फ़ोटो शूट होता है प्लेयर्स का, जो आप ग्राफिक्स देखती हैं जहाँ पे प्लेयर के स्टैट्स डेटा होते हैं, तो वो चल रही थी, वो फ़ोटो शूट चल रही थी। मैं होता हूँ जनरली बीइंग ए प्रोड्यूसर, तो गया मैं, वो फ़ोटो शूट होने के बाद मेरे पास टहलते हुए आए, बोला कहाँ है मेरा डीवीडी? तो मैं बोला अच्छा याद है आपको? तो बोला हाँ, मैं तो सोचा था यही मिलेगा, तो मैंने बैग से निकाल कर उनको दे दिया डीवीडी। तो ये उनकी मेमोरी। हाँ, तो ये है, ये तो वो अलग लेवल है। धोनी तो मैं बोल सकता हूँ कि अलग लेवल है। राइट, क्योंकि जब हमने बातचीत की शुरुआत की थी तुमने बोला था कि धोनी तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन सचिन मेरे फेवरेट हैं। हाँ, मतलब सचिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो, गोट जिसको हम लोग बोलते हैं, बिकॉज सचिन ने जो किया ना, जब क्रिकेट देखिए माहौल बना हो तो आप बनते जाते हैं। हाँ, right. आप जीतते हैं तो अब इंडिया 2 जीती है, आगे भी 2-4 जीत जाएगी आराम से। इंडिया से बड़ी टीम है नहीं आज के डेट में क्रिकेट में कोई, खासकर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। लेकिन जो सचिन जब थे अपने ज़माने में, इंडिया बहुत ही छोटी टीम होती थी, बहुत ज़्यादा जीतती नहीं थी, और उन्होंने जो 16 साल के बच्चे ने, जो कि एक बच्चा देख के आपको लगे कितना सॉफ्ट सा बच्चा है, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरता था तो ताबड़तोड़ चौके छक्के ये जो देखता था, और उन्होंने क्रिकेट को क्रिकेट बनाया, टीवी फ्रेंडली बनाया। आप ये देखिए कि शारजाह के क्रिकेट अभी तक लोगों को दिमाग में बसा हुआ है, क्योंकि वो सचिन का क्रिकेट था। ऐसा होता था कि मेरे घर की बात बताता हूँ, मेरे पिताजी उठ के चले जाते थे कि सचिन आउट हो गया, अब मैच खत्म। तो ये ऑरा जो था उस ज़माने में, अभी क्या ना, टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन वो एक प्लेयर अच्छा था जो पूरी टीम को चला रहा था, उनके उस पर पूरी टीम की डिपेंडेंसी थी। आज अब अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सैमसन है, कोई बहुत सारे हैं जो आपको 5वें 6ठे 7वें 8वें नंबर तक है प्लेयर, लेकिन अगर सचिन आउट तो इंडिया आउट, ये था नारा। तो ये फ़र्क है, और वो उन्होंने जिन बॉलरों को झेला इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने ज़माने के बेस्ट बॉलर्स होते थे। कर्ट, यहाँ बॉल पड़ा हुआ है, एम्ब्रोज, वॉल्स, ये आप नाम लीजिए, आप वसीम अकरम, वकार यूनुस, ब्रेट ली, ऐसे नाम थे जो शोएब अख्तर,
फॉर दैट मैटर। तो ऐसे ऐसे बॉलर्स को खेलना और इतना अच्छा टीम को जीत दिलाए ना दिलाए, लेकिन वो उनको अच्छे से खेलना आता था उन बॉलर्स को, वो आज के बैट्समैन में नहीं है वो बात। आज आप लिमिटेड फॉर्मेट का गेम हो गया है, 4 ओवर आपको खेलना है, 4 ओवर में आप बेस्ट करके ही जाओगे। तो जो आदमी 50 ओवर खेलेगा ना किसी बॉलर को, तब समझ में आएगी उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो वही कैपेबिलिटी सचिन तेंदुलकर में थी। अच्छा, कोई पर्सनल भी कोई इंटरेक्शन, कोई ऐसी इंसिडेंट जो शेयर करना चाहो? नहीं, सचिन के साथ मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। सचिन के साथ हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं एज ए जर्नलिस्ट। जब मैं जर्नलिस्ट था पहले, प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट में जाने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ थे। मैं बहुत क्लोज नहीं रहा, लेकिन मैं उनका फ़ैन तो रहा ही हूँ। ऑब्वियसली पूरी दुनिया फ़ैन है उनकी। राइट। तो और किसके क्लोज रहे हो वो बता दो। अगर मैं देखो मैं अगर बताऊँ तो चाइल्डहुड हीरो होता है आपका, तो मैं विवियन रिचर्ड्स का बहुत बड़ा फ़ैन था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे मैंने नहीं सोचा था कि प्रियंका के साथ बैठ के यहाँ पॉडकास्ट करूंगा, वैसे ही मैंने सोचा था कि जो मेरा चाइल्डहुड हीरो है विवियन रिचर्ड्स, जिसको हमने देखा था। तो यार रिचर्ड से कंपेयर कर रहे हो तो मेरा आज तो बस नहीं मतलब दोस्ती वो सबसे बड़ी चीज़ है। रिचर्ड्स भी है लेकिन दोस्ती तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेरा वो था कि मतलब ऐसे ही आप फ़ैन होते हो। 2 लोगों के फ़ैन था मैं, विव रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज़ में, और एक मैल्कम मार्शल था जिसको मैं बहुत फॉलो करता था। वो तो रहे नहीं दुनिया में। तो विव रिचर्ड से हमारी मुलाकात करीब जब मैं ब्रॉडकास्ट में आया था 10 स्पोर्ट्स के लिए, तो एक सीरीज़ कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार, करीब 2013 में शायद, वही मुलाकात पहली बार हुई थी। और पहली बार एज ए प्रोड्यूसर मैं उनको डायरेक्ट कर रहा था, कमेंटेटर को। उसके बाद लगातार होती रही, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ राइट्स हमारे पास थे, तो हमें मौका मिलता था वहाँ जाके प्रोडक्शन करने का। तो विव से एक ट्यूनिंग सी हो गई। उसको लगा कि बंदा ईमानदार है, उसने बहुत चोटें खाई है, बहुत लोगों ने उसको ठगा है। अच्छा। तो ही थॉट कि ये थोड़ा ये है, तो एक रिलेशन मेरा डेवलप हो गया। पता कि बहुत चोटें खाई हैं? क्योंकि उन्होंने खुद बताया मुझे बाद में। मुझे कुछ लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो मुझे अपने भाई की तरह बुला के, वो बिवेयर ऑफ दिस गाय, ही इज़ नॉट ए गुड मैन। तो ये मुझे बोलता था कि 2-3 लोगों से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में मुझे कहा कि अलग ही रहो इससे। तो इससे किसको कौन बताता है, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको आके बता रहे हैं तो वो एक ट्रस्ट की बात हो गई थी। और उसके बाद मैंने बड़े सारे काम किए, 1-1 महीने काम किए। ऐसा भी मोमेंट था जब उनके नाम का स्टेडियम में मैं जो है सो आई कार्ड नहीं पहनता था, वो आई कार्ड लेके अपने स्टेडियम में आता। मैंने उसको बताया विव को कि देखो तुम्हारा स्टेडियम है, तुम्हारे नाम पे स्टेडियम बना है एंटीगा में, मेरे पास आई कार्ड नहीं, तुमको आई कार्ड लेके आना पड़ा। तो बहुत सारी मेमोरीज है उनके साथ। अभी भी मैं रिसेंटली US में एक क्रिकेट करने गया था, तो बड़ी लंबी उनसे बातें हुई। 2-3 दिन हम लोग साथ बैठे, खाने पे भी, डिनर पे भी किए। तो एक रिलेशन हो गया। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर आप चाइल्डहुड हीरो जिसको आपने देखा है और वो आपको इतना क्लोजली आपसे बात कर रहा है, इतनी पर्सनल बातें कर रहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी मैंने किए। और ये रिलेशन है कि जब मेरी नौकरी चली गई थी पिछले चैनल में 10 स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने वहाँ से कॉल करके, जब मैं गांव में था, अपने मधुबनी के एक छोटे से गांव में था, तो वहाँ फ़ोन आया कि तुम्हें कुछ मेरी मदद की ज़रूरत है तो बताना मुझे। तो ये इसी को रिलेशन बोलते हैं। और मैंने अपने पूरे गांव वालों को बोला कि आज तक कभी इस गांव में किसी क्रिकेटर का वो भी विव रिचर्ड्स का फ़ोन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्रिकेटर्स, और मैं उनको शेर सिंह बोलता था हमेशा। हाँ, वो मीनिंग नहीं समझते थे। बाद में उन्होंने सबने समझाया उनको कि शेर सिंह का मतलब क्या होता है। क्योंकि उनकी जो आप चाल देखोगे ना, जब वो चलते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल वही शेरों वाली चाल है। और ऐसा पिक किया नाम कि संजय मांजरेकर भी कमेंटेटर होते थे, संजय मांजरेकर भी नाम उन्होंने भी शेर सिंह बोलना चालू किया। शेर सिंह कहाँ है तेरा शेर सिंह कहाँ गया? तो ये है, ये अभी भी आज भी हमारी संजय से जब भी बात होती है तो शेर सिंह ही होके बात होती है विव के बारे में। तो एक अच्छा रिलेशन उनके साथ भी था। और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनसे देखो, आप इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे आप मिलते हो, आप रेगुलर एक चेहरे को देखते हो, एक ही ग्राउंड में आप रहते हो जहाँ पे एक्सेस होता है। जर्नलिस्ट को भले ही एक्सेस नहीं होता, लेकिन ब्रॉडकास्टर को एक्सेस होता है पिच का भी। और प्लस एक ही, कहीं जैसे कैरेबियंस में सारे आइलैंड में हम लोग चार्टर फ्लाइट पे जाते थे। मेरे पीछे भाई साहब विराट कोहली बैठे हुए हैं, महिला जयवर्धने बैठा हुआ है, इधर कोई और बैठा हुआ है, कोई बोल रहा है पेन दे दो यार, वो भरना होता है ना पासपोर्ट के लिए, वो पेन मांग रहा है हमसे। तो इस तरह का एक शक्ल से रिलेशन बन जाता है। बट वही है, जितना अब तो मैं इन सब चीज़ों में हूँ नहीं, फील्ड पे प्रोडक्शन करता नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने के बड़े अच्छे रिलेशंस बने थे जो आज भी बहुत हद तक कायम है लोगों के साथ।
अच्छा, ये तो विवियन रिचर्ड्स के बारे में बताया, बट धीरे से ये भी बोला था कि और भी खिलाड़ी हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि आज का ये मौका मिस हो। जिस भी खिलाड़ी के साथ कोई ऐसा पर्सनल रहा हो जो बहुत अच्छा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, या खराब भी हो फॉर दैट मैटर। नहीं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर हैं जो एक ज़माने में मतलब आपको अकरू साउंड करेंगे, लगेगा कि अरे ये तो भाई ये कुछ और ही है। तो और ऐसे नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे भी खिलाड़ी मैंने देखे हैं जो फ़ैन अगर फ़ोटो खींचने आए तो उसको डांट के भगा देते थे। ऐसे भी मैंने देखे हैं। तो वो भी है, लेकिन एक साइड दूसरा ये भी है कि बहुत सारे अच्छे मित्र भी है, जैसे हरभजन सिंह से बड़ी अच्छी बनती है हमारी। नहीं देखो, वो तो जो कि शुरुआत में ही बोला ना कि ब्रॉडकास्टर के साथ रिलेशन अच्छा होता है। अगर मैं दोनों सवाल जानना चाहूंगी कि एक तो इंडिविजुअल, क्योंकि हर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर होते हैं, हर किसी के साथ हर किसी की ट्यूनिंग नहीं होती, राइट? तो आपके अपने पर्सनल तुम्हारे साथ किसका कैसा रहा? अगर किसी का खास, जैसे 2-3 एक्सपीरियंस शेयर किए, विवियन रिचर्ड्स का किया, उससे पहले धोनी का किया, तो अगर किसी और का भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी बताओ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं पाकिस्तानी। मैं ये मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरे लोग शायद पसंद नहीं करेंगे कि ये क्या है यार पाकिस्तानी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ सिस्टम खराब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम खराब है। पाकिस्तान बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको पता नहीं कैसे क्रिकेट को चलाना है। लेकिन एक ज़माने में जब मैं क्रिकेट करता था और पाकिस्तानी प्लेयर, मुझे अभी भी लगता है कि वो हमारे प्लेयर से ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। जो भी हम इंडियन प्लेयर हैं उससे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। और इसकी वजह शायद ये भी हो कि उनके पास उतना पैसा नहीं मिलता उनको। ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को उतना पैसा नहीं मिलता है। तो शायद ये भी वजह है कि वो थोड़े हम्बल होते हैं। तो मैं तो बड़ी सारी कहानी, तो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको बड़ी अच्छी वाली, क्योंकि सईद अजमल एक क्रिकेटर हुआ करते थे 2012-15 के बीच में। पहले भी थे लेकिन उस समय वो पीक पे थे। तो उन्होंने हमें एक दिन हमारी अच्छी बनने लगी थी। तो जब भी ग्राउंड में होते थे तो इनफैक्ट हमारे बॉस को भी बोल देते थे नीरज जी को भेज दिए, नीरज जी नहीं दिख रहे हैं आजकल। तो ऐसी हमारी दोस्ती होती थी। तो उनको भी, बॉस को भी थोड़ा लगता होगा कि ये क्या है यार, मैं बॉस हूँ। और तो वो एक हमने साथ में डिनर भी किए, लंच भी किए। तो वो ट्रस्ट बहुत करते थे। तो मैं तो क्रिकेटर भी रहा हूँ लेकिन उस लेवल का नहीं रहा हूँ। तो मैं जब ग्राउंड में जाता था तो बातें करते थे क्या चल रहा है ये वो। एक दिन बोलते हैं कि बताए पिच कैसा है, तो मेरे मुंह से निकल गया अरे आप ही का पिच है, ये 5 विकेट ले जाएंगे आप, ये तो आपका विकेट है। और मैं तो ऐसे ही बोल दिया, अब दोस्ती आ रही है तो बोल ही दे, आप अच्छा ही बोलोगे दोस्त के लिए। भाई साहब वो 5 विकेट ले गए उस दिन। और वो मुझे खोज रहे थे, मैं पिक्चर भी आपको शेयर करूँगा, वो खोज रहे थे कि कहाँ है नीरज, कहाँ है नीरज। तो वो लोग कमेंट्री रूम में बैठा हुआ है, अरे नीचे बुलाओ नीचे बुलाओ। मैं नीचे आया, जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो नीचे आया, बोलते हैं यार गजब 5 विकेट आपने बोला, देखो मैंने मैन ऑफ द मैच ये वो। तो मैं बोला तो मैं तो ऐसे ही बोला था, आप तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हो। तो बोला अगले मैच में मुझे पकड़ लिया उन्होंने। अगले मैच में फिर बोलते कि आज क्या। तो मैंने बोला आज क्या मतलब मैं थोड़ी पंडित थोड़ी हूँ, ज्योतिषी थोड़ी हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। नहीं आप बताना पड़ेगा आपको। तो मैंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उनको उस दिन विकेट नहीं मिला तो उनका ट्रस्ट और बढ़ गया। तो मैंने बड़े मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाया, क्योंकि हर मैच के बाद वो पूछने लगते थे कि अब क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था उस दिन आपको। तो तुम ऐसे ही आज ये बोल के जाओ कि ये जो हमारी बातचीत है इसके मिलियंस व्यू होंगे, थाउजेंड्स पे लाइक्स आएंगे, फिर हमारा सिल्वर बटन जल्दी गोल्डन बटन में कन्वर्ट होगा। गोल्डन बटन भी आ जाएगा, जल्दी ही आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्या बात है, जब इतनी बड़ी बात इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पूछ रहे थे, भाई मैं ये मौका क्यों मिस करूँ। नहीं वो मुँह से निकलने वाली बात है, निकल गई सही भी हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, तो चूंकि पाकिस्तान कितनी बार गए हो? पाकिस्तान में 3 बार गया हूँ। 3 बार गया हूँ और मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टूर। मैं तो बाकी जगह गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका। पाकिस्तान एक अलग सा, क्योंकि आप एज एन इंडियन सोचते नहीं हो कि पाकिस्तान बहुत कम लोग हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं, परमिशंस नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उसकी वजह से, लेकिन क्या है ना कि आज एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड क्रिकेट में जो प्रोडक्शन है वो इंडियंस ही चला रहे हैं आज भी। तो मुझे मौका मिला था, एक बार तो वर्ल्ड कप के टाइम में मिला था, 2 बार ऐसे ही क्रिकेट सीरीज में मिला था। तो एक बार मैं 2007 में गया था जब समझौता एक्सप्रेस हो गया था। अच्छा। और मैं वहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था, मैं तो अपना शूट वूट कर रहा था। तो
मेरे पास लाहौर का था वीज़ा और मैं सब जगह घूम रहा था। सियालकोट जा रहा था जो अपने इंडिया बॉर्डर के आसपास ही है। शोएब मलिक के घर पे गया था, उनसे गाना गवाया था मैंने चांदनी का। तो ये सब चांदनी का कौन सा गाना था? चांदनी, वो चांदनी वाला जो गाना है ना, उनका टाइटल सॉन्ग, वो गवाया था उनसे। उस समय शादी नहीं हुई थी उनकी शानिया के साथ। तो उनकी मदर मुझे बोल रही थी कि हिंदुस्तानी लोग बड़े ख़राब होते हैं। तो शोएब मलिक ने बोला ये भी हिंदुस्तानी ही है। ओ अच्छा, नहीं, आप बैठो, चाय पानी पियो। तो वो वाली, और सामने उनके घर के सामने तोप लगे हुए थे, टैंकर्स थे बड़े सारे। तो मैं बोला भाई ये किस लिए? तो बोला आप उधर आप हो, इंडिया है। तो वो तो उनका घर वैसे ही जगह पे था। तो वो बड़ा अच्छा ट्रिप था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस समय इंजमामुल हक कप्तान हुआ करते थे। हम लोग गए थे, मुल्तान गया मैं, गुजरेवाला गया, जो पाकिस्तान के मेजर शहर थे वहाँ घूम लिया मैंने। ये जो ड्रीम होता है ना, वो करने के बाद फिर एक बार मेजरली 2017 में एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का था, उसमें मैं प्रोड्यूसर था। तो मुझे एक और मौका मिला। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। कि उसमें हुआ ये था कि हम लोगों ने 2-3 मैचेस थे वो करके मैंने रिक्वेस्ट डाला अपने प्रोडक्शन को कि मुझे वाघा बॉर्डर से जाना है, मुझे फ्लाइट लेके दुबई होके वापस नहीं आना। कोई खास वजह वाघा बॉर्डर? मुझे वो फील लेना था कैसे वो आते हैं। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बोला यार ये कर दो, पैसे जो भी लगेंगे मैं दे दूंगा, टिकट का अगर कैंसिलेशन का भी होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे जाना है। तो फिर फाइनली उसने कराया। 2-3 लोगों का हम लोग साथ में, उनका भी इच्छा था कि जाए वहाँ से। तो मैं वहाँ से आ रहा था और वहाँ पे हमें बता रहा हूँ आपको, सिक्योरिटी हमारी बुलेट प्रूफ थी। जिस गाड़ी में हम जाते थे आगे बुलेट प्रूफ पूरा सिक्योरिटी जाती थी। इंडियन से हम लोग इसकी वजह से भी, और पहली बार क्रिकेट हो रहा था बहुत सालों बाद, इसकी वजह से भी। गद्दाफी स्टेडियम में हमने क्रिकेट किया। जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो आपको करीब 30-35 मिनट दूर है वाघा बॉर्डर लाहौर से। तो बस में हम बैठ के आए, बस में बैठे जहाँ ठप्पा लगता है एग्ज़िट का, वहाँ पे मैंने देखा एक दाढ़ी वाले भाई साहब थे, बुज़ुर्ग। मैंने बोला आपको कहीं देखा है मैंने? तो बोलते हैं कि आप तो मुझे आज देख रहे हो, मैं तो आपको 4 दिन से देख रहा हूँ। वो बेसिकली हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही थी। वो ISI के लोग थे और वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं शॉक में चला गया कि 4 दिन से आपको देख रहा हूँ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये ग्राउंड पे होते थे उस समय जब हम इंडियंस होते थे। कैसे पता कि वो ISI के लोग थे? यही, और कौन नज़र रखेगा आप पे? आप पे वो होती है, हर जगह होती है। क्योंकि हमारे होटल में भी कॉल आते थे जब मैं वहाँ पे लाहौर में पर्ल कॉन्टिनेंटल में हम लोग रुकते थे, तो उसमें फ़ोन आते थे कि आप भाई जी आप क्यों आए हैं, इंडिया से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। उनको सब पता है कि हम किस लिए आए हैं, लेकिन एक होता है कि वो चेक करते थे। डर नहीं लगा कभी? कभी डर नहीं लगा। डरने वाला मैं तो ऐसे ही हूँ, डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मतलब और डरना क्या, मतलब जब है जाना है तो जाना है, तो उसमें क्या सोचना है। तो ये है। और वो जो एक्सपीरियंस था मैं उस पर भी आऊँगा। वाघा बॉर्डर से उधर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है दूसरी तरफ, और इस साइड जो है, इधर से गई हूं ऑफ कोर्स। तो मैं क्रॉस करके आया। मैंने वहाँ सेल्फी वेल्फी ली, वहाँ पे क्रॉस करके आया। वो जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे कि ये डिवीज़न लाइन है। और उसके और जो आप देखते हैं जो उनका चलता है आपस में, पैरेड चलता है इवनिंग, तो वो सब तो बाद में था, लेकिन दिन में हम लोग क्रॉस कर रहे थे। वो तो लोग स्पेशली जाते हैं, करते हैं। हम लोग गए थे, उसके बाद भी गए थे। हमने बच्चों को भी दिखाया कि देखो मैंने यहीं से क्रॉस करके आया था। तो लकी मैन, राइट। तो पाकिस्तानी की बात कर रहे थे, तो और कोई खिलाड़ी का कोई और व्यक्तिगत कोई अनुभव रहा हो जो बहुत अच्छा है, जैसे 1-2 जिक्र आपने किए? लेकिन नहीं, मैं बहुत खिलाड़ियों के, राणा जी होते थे, राणा नावेद, उनके घर पे गया। वसंत फेस्टिवल चल रहा था, उन्होंने घर पे बुलाया और उनके घर पे पार्टियां हुई। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वहाँ पे। मतलब आपको इंडियन, वहाँ पे मैं इंडियन सबकी नज़र में था कि ये अकेला इंडियन है। तो वो ऐसे हमारे, आज भी मेरे मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं अभी भी। और मतलब मैं 1-2 नाम नहीं लूँगा, वो पूरी टीम होती थी, सब मुझे नाम से जानते थे। नीरज भाई। अच्छा, जैसे दिखाते हैं ना बहुत सारा, खैर मतलब मैं उतना डिटेल में नहीं जानती हूँ, लेकिन इसलिए तुमसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कई बार ऐसा दिखाते हैं कि बहुत राइवलरी वाली बातें होती हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच में ये हो जाएगा, एडवर्टाइज जो ऐड भी बनते हैं, प्रमोशन भी होते हैं, वो भी ऐसे ही होता है कि टीवी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, खबरें आती हैं, हार गए तो ऐसा हुआ वैसा। एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है? नहीं, ये बनाया हुआ है। ये इंडिया पाकिस्तान तो है ही राइवलरी, इसमें अब नहीं है। अब तो आपको दिख ही रहा है, वन साइडेड हो रहा है। लेकिन एक ज़माने में तो था ही। जब पाकिस्तानी जब हमें हराते थे
शुरुआती दौर में तो हमें बहुत मैचेस में हराया उन्होंने। तो उस समय उनके लिए वो था कि इंडिया को हरा रहे हैं हम, इतनी बड़ी कंट्री, हमने अलग हुए, वो वाला हिसाब किताब था उनके दिमाग में कि हम लोग, और झेलना तो क्रिकेटर्स को पड़ता है आप दोनों तरफ इकोनॉमी से वो अपने आप को तौलते नहीं थे कि हम किस लेवल पे हैं। वो सोचते थे क्रिकेट में हरा दिया तो इंडिया से ऊपर हूँ मैं। ये सोच होती थी पाकिस्तानी बोर्ड की, प्लेयर्स की तो मैं नहीं मानता, बोर्ड की ये सोच होती थी कि हमें पाकिस्तान को, अभी आप देख लीजिए ना कितनी बड़ी बात है कि आप इंडिया से हार गए इसलिए 50 लाख रुपया फाइन कर दिया आपको, शर्म की बात है ये। हाँ, और ये तो आप टीम ऐसा क्यों नहीं तैयार करना है जो इंडिया को हरा सके। ये इसलिए नहीं हरा सकते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर्ची सिस्टम चलता है, आपको पता नहीं पर्ची सिस्टम पता है या नहीं? मुझे नहीं पता। पर्ची सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में बहुत ही फेमस है। अब आप जब ग्राउंड में भी जाओ, मैं तो पाकिस्तान में गया हूँ, तो कुछ प्लेयर्स आते हैं सिफारिश, कोई दामाद है किसी का, कोई बेटा है किसी का, वैसे करके आप अभी भी टीम में आप फाइंड आउट करोगे, नाम नहीं लूँगा मैं, 3 आपको निकल आएंगे जो किसी ना किसी का दामाद है, उसका दामाद है, इसका दामाद है। तो वो जो प्लेयर है ना, पर्ची बोलते हैं उधर, तो आपको पब्लिक वहाँ पे जो होती है ना ग्राउंड में, जो बाउंड्री लाइन पे बैठती है, पर्ची बोलती है प्लेयर को, अगर कैच छूट जाए, फील्डिंग में मिस हो जाए, अरे ये पर्ची वाला, पर्ची। तो पर्ची सिस्टम जो है ना उसने बर्बाद किया हुआ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सचिन तेंदुलकर गोट है, लेकिन उनका बेटा इंडिया नहीं खेल पाया। हाँ, लेकिन वहाँ पर्ची सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये सच्चाई है, और तभी इंडिया अच्छा कर रही है। अगर जिस दिन यहाँ भी पर्ची सिस्टम आ जाए कि रोहन गावस्कर भी खेल रहा है और अर्जुन तेंदुलकर भी खेल रहा है, तो फिर तो हम भी वही हो जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएंगे। पर नीरज, इस तरह की बातें तो की जाती हैं अमूमन कि देखिए जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, टीम इंडिया की बात करें या किसी और हाई लेवल बात करें, वहाँ पे तो नहीं, लेकिन इनिशियल स्टेज में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे होनहार बच्चों को मौका नहीं मिलता जिनके पास कहीं सिफारिश होती है। मैं एकदम इनिशियल की बात कर रही हूँ जहाँ पे सिलेक्शन होता है। मैं नहीं मानता अंडर 14, अंडर 12, आपके अंदर टैलेंट है ना। मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल अभी करंट का देता हूँ। बिहार कभी क्रिकेट में बहुत अच्छा, मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूँ क्रिकेट, बिहार कभी क्रिकेट में रहा नहीं। सबा करीम जैसे क्रिकेटर को वेस्ट बंगाल जाके खेलना पड़ा, तब जाके उसको मौका मिला। ईशान किशन को झारखंड जाके खेलना पड़ा, तब उसको मौका मिला। बिहार का कभी हुआ नहीं। अभी थोड़ा बहुत अच्छे हाथों में आ जाए तो और अच्छा हो जाए क्रिकेट, बट एक आपके अंदर टैलेंट है ना तो कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको एग्जांपल वैभव सूर्यवंशी का देता हूँ। 15 साल का बच्चा है वो, और आप देखिए मतलब बिहार में क्रिकेट में अगर देखिएगा तो वो प्लेट लेवल खेलते हैं, वो रणजी ट्रॉफी में भी लेवल होता है, वो बहुत नीचे है। लेकिन एक खिलाड़ी जो टैलेंट था वो निकल के आया, और देखिए क्या क्या कर दिया उसने मात्र 1-2 साल के अंदर। मैं तो बोलूँगा 1 साल के अंदर, पिछले आईपीएल से शुरू हुआ था वो, 1 साल में उसने क्या क्या कर दिया। तो वो मैं मानता नहीं हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है तो रोक लेगा कोई। वो हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपको पुश मिल जाए, कोई कोच आपको सपोर्ट कर दे क्योंकि आप किसी खिलाड़ी के बच्चे हो, लेकिन अल्टीमेटली एक लेवल पे तो आपको क्रिकेट दिखाना पड़ेगा। इतना कंपटीशन है इंडिया में ना आज के डेट में। पहले 11 सीट की लड़ाई थी कि इंडिया खेलना मुझे, आज आईपीएल की लड़ाई है कि आईपीएल के 10 फ्रेंचाइजी में से किसी न किसी में घुसना है। ये हर बच्चे का ये मन में है कि मुझे पहले आईपीएल खेलना है। आईपीएल में मैं चमक गया ना तो फिर मेरा करियर बन गया। और ऐसे आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी आए गए, लेकिन उन्होंने एक क्रिएट किया एक माहौल कि मैं आया हूँ, एक सीजन भी खेल गया तो उनका करियर बन गया। आपको इतने पैसे मिलते हैं, 10 करोड़ 5 करोड़ उठाते हो, मैं शायद नौकरी करूँ तो मुझे कितने साल लग जाएंगे बनाने में पैसे, लेकिन आपको एक सीजन में मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आईपीएल ने क्रिकेट को एक तरह से खराब भी किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, एक खास फॉर्मेट का क्रिकेट हो रहा है, ताबड़तोड़ रन बनते चले जाते हैं। नहीं, ये सोच को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी स्पोर्ट्स होना, जितना स्पोर्ट्स होगा उतना अच्छा है। हमेशा मानता हूँ मैं। आप देखो, आप जाओगे यूएस में जाओ या आप कहीं और जाओ, आप देखो फुटबॉल का सीजन देखो आप, अभी मई से चलेगा और अगले मार्च, मतलब ये पूरे 9 महीने 8-9 महीने का सीजन होता है ये। तो हर जगह ये है, हर जगह आप यूएस में जाओ, एनएफएल जब होता है हमेशा चलता रहता है, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, फलाना डेमना चलता ही रहता है कभी, और सब देखते हैं, सबके लिए ऑडियंस है। लेकिन पैसा आने से क्या होता है, पैसा आने से आपका जो पहले मेरे पिताजी बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे तो बनोगे खराब, राइट? अब तो बदल चुका है, अब बदल चुका। तो हमें तो थप्पड़ पड़ती थी। मैं 4 विकेट लेके आता था, मेरा पेपर में नाम छपता था, तो मेरे पिताजी बोलते थे ये बर्बाद हो गया,
ये इसको पढ़ाई पे उन्हें पता फोकस नहीं था खत्म ये हो गया। क्रिकेट का कनेक्शन लंबा चलेगा, ये तो ऐसे लंबा नजर चल आया। गया किस्मत से, सही। लेकिन वो भी जमाना था, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब तो पेरेंट्स बिल्कुल, अब तो चाहते हैं पेरेंट्स कि लेके जाते हाँ लेके जाते हैं, ट्रेन करते हैं। और मैं कहता हूँ कि आपको खेलना नहीं खेलना अलग बात है, आप इंडिया रिप्रेजेंट करो, स्टेट लेवल रिप्रेजेंट करो, वो अलग बात है, लेकिन आपको खेलना जरूर चाहिए। एक स्पोर्ट कम से कम खेलना चाहिए। और क्रिकेट को हम लोग थोड़ा इंडिया में बोलते भी हैं टीवी के हिसाब से कि वो बैनियन ट्री है। लोग कहते हैं कि एक पेड़ है जो दूसरे खेल को ग्रो नहीं करने दे रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी भी इंडिया में इतने सारे लीग हो रहे हैं, आप सोच सकते हो खो खो का भी लीग होगा। चलो थोड़ा सा पाकिस्तान पे वापस आती हूँ। जब पाकिस्तान की बहुत सारी अच्छी बातें सुनी, लेकिन पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी वसीम और वकार, उनकी राइवलरी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा होती है। वो देखिए राइवलरी तो है, राइवलरी तो हर टीम में होती है, हर पोजीशन के लिए होती है। बुमराह नंबर 1 बॉलर है, बुमराह को कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा जो बॉलर अब देख लो, शमी आउट होता है, कभी वो आता है, कभी ये आता है, कभी सिराज आता है, चलता रहता है। हार्दिक पांड्या को भी बॉलिंग कर, तो पॉइंट है कि हर जगह आपको परफॉर्मेंस बेस्ट तो हर जगह है, राइवलरी होगी। वसीम वकार की राइवलरी बड़ी पॉजिटिव थी, क्योंकि एक बंदा एक तरफ से निकालता था विकेट, एक बंदा, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। वो कहानियाँ भी बनती है मीडिया में कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उसकी वजह भी ये थी कि कैप्टन्स बदले गए, कभी इसको कप्तान बनाया गया, कभी उसको कप्तान बनाया गया, लेकिन मैं दोनों से इंटरेक्शन मेरा रहा है, दोनों बड़े ही ग्राउंडेड हैं। लेकिन वहाँ भी मैं ये दोनों से जब इंटरेक्ट करते हो आप, तो लगता नहीं कि इतने बड़े प्लेयर हैं और इतना आराम से बात करते हैं, अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। वकार की ये कहानी बताता हूँ। वकार को पता चला कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो एक हमारे एंकर होते थे आनंद नरसिम्हन, अभी हैं CNN TV 18 में है, तो उन्होंने कहा यार झाजी जो है सो ड्रिंक नहीं करते हैं वकार भाई, वो भी थे हमारे साथ उस सीरीज़ में। तो उसने कहा कि अच्छा ड्रिंक नहीं, अभी कराते हैं इनको। हाँ नीरज बाबू लीजिए, ग्लास लीजिए। तो मैंने बोला सर कभी पिया ही नहीं, पीना पड़ेगा आज। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे डाला वो उसमें, फिर मैंने उनको थोड़ा गच्चा दे के वो कोक दिखा के निकल लिया। लेकिन मुझे तो लगा था एक मौका मिल गया ये क्लिप काट करके घर पे भेजने के लिए कि कहीं तो नीरज के पुराने दिन लौट वो मैं घर में पहले से ही बता के हर चीज़ करता हूँ। क्राइम करो तो बता के करो। नहीं तो किया नहीं ना, नहीं किया नहीं ना, नहीं तो किया, इसीलिए पता चला ये छुपके वाला हो गया, तो खोल दूँ। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर अनुभव कैसा रहा, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस? नहीं, हम लोग ने बहुत कम सीरीज़ की है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। जब भी किया है वो बड़े प्रोफेशनल है। वो PR एक्टिविटीज़, हेलो हाय, वो आते हैं ग्राउंड में, आएंगे जाएंगे, वो आपको दिखेगा। लेकिन उस समय की ऑस्ट्रेलिया थी जब ऑस्ट्रेलिया टॉप पे होती थी, और वो प्रोफेशनलिज्म उनको दिखता था, प्रैक्टिस दिखता था उनका। वो मतलब मैं एक बता सकता हूँ कि चेन्नई से ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। दुबई और चेन्नई में भी खेलते थे हमारे माइकल हसी खेलते थे, तो वो जब उनको देखता था मैं, जब आते थे ग्राउंड से ना, वो पूरे पसीने, लग रहा पानी गिर रहा है, टप 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 गिर रहा है पानी उनके बॉडी से। लेकिन वो जो टीम थी, अब तो नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम वैसे, अब तो जिम्बाब्वे से हार गई पिछला वर्ल्ड कप में अभी। तो वो दिखता था, लेकिन बड़े प्रोफेशनल लोग थे, इंटरेक्शन भी होता था, जब आपको इंटरव्यू चाहिए वो मिल जाता था। बड़े सारे साइन भी हमने कराए थे उनसे बहुत सारी चीज़ों को, बट दे वर नॉट वेरी फ्रेंडली। अपना काम से काम, और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। बात सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई लोग ही करते थे या इंडियन भाई करते हैं, बाकी सब अपने अपना काम करके निकल लेते। श्रीलंकन से बड़े अच्छे हमारी रिलेशंस रहे, संगकारा महिला जयवर्धने के टाइम में, और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया था जयवर्धने ने अपना एक, तो जयवर्धने का रिटायरमेंट मैच भी मैं प्रोड्यूसर था वहाँ पे, और उसकी भी एक अच्छी कहानी है जो टीवी से रिलेटेड हो, बाद में हम लोग कभी बात करेंगे। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हो कि बात नहीं करते थे, तो बेसिकली ये था कि जो इंडिया से लोग जा रहे हैं उनके साथ, या फिर वो अपने वहाँ के लोगों से भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मुझे लगता है नहीं करते थे। और वो कुछ उस तरह की चीज़ें भी आती थी ना कि इंडियन खिलाड़ी पे कमेंट कर दिया मैदान के ऊपर, कुछ इस तरह से कुछ फील्ड पे एग्रेशन तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा किसी का है ही नहीं, जितनी स्लेजिंग बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोलो तो गाली गलौज, तो गाली गलौज। और इसमें तो इंडिया में मतलब आप IPL से पहले जो स्लेजिंग होती थी उस पर एक किताब लिखी जा सकती है, इतनी स्लेजिंग होती थी। इंडियंस को तो बड़ी गालियाँ पड़ी, इंडियंस क्या, वो हर को गाली देते थे वो हर, और एक रेसिज्म वाला भी चक्कर था। आपको याद होगा 2008 में क्या हुआ था, हरभजन सिंह वाला एपिसोड याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में फाइन हुई थी, सचिन तेंदुलकर आ गए थे, आपको इंसिडेंट वो भी याद होगा, आलू वाला भी याद होगा एक ज़माने में, इंजमाम को आलू बोले थे, बैट लेके चले गए थे। तो
तो पहले तो बहुत होती थी, लेकिन आईपीएल ने इन सबको बदल दिया। आईपीएल में जब सारे खिलाड़ी एक टीम का हिस्सा होने लगे तो उनको समझ आने लगा कि यार ये हम क्यों करते हैं, ये एक दूसरे को गाली दें फिर उसी ड्रेसिंग रूम में अगले मैच में आईपीएल के लिए किसी टीम के साथ खेल रहे हैं, तो वो बहुत कम हो गया स्लेजिंग उस हिसाब से। अगर आप बोले तो बताऊं मैं इसके बारे में। उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ, जिनको मैं बताना भूल गई थी आपके परिचय में, नीरज ने किताब भी लिखी है विराट कोहली पर, और वो भी हमारे पास नहीं है, वरना हम दिखाते। विराट नाम से अच्छी खासी वो किताब पसंद की गई, तो उसके लिए भी बधाई एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पहले लिखा था, 2019 में लिखा था। मैंने बताया तो था कि राइटर है, लेकिन ये बताना भूल गई कि कौन सी किताब लिखी। तो मेकिंग ऑफ ए चैंपियन था वो बुक, हमने लिखी थी। तो सब बोलते थे वाई विराट कोहली, वाई नॉट धोनी, आप तो धोनी के फैन हो। तो हमने बोला भाई पब्लिशर ने हमें बोला है कि आपको कोहली पे लिखनी है, तो लिख रहा हूँ। लेकिन सेइंग दैट, मतलब ये तो प्राइड लेने वाली बात है कि विराट कोहली जब मैंने लिखा था तब ऑलरेडी लेजेंड बन चुके थे वो 2019 वर्ल्ड कप से पहले। और उनका जो जर्नी है मैंने 2008 से देखा है, जब वो श्रीलंका में डेब्यू किया था, वो और रोहित शर्मा दोनों आए थे साथ में। और उस समय जब आए थे तो मैं इंटरेक्शन में मुझे लगा कि ये तो थोड़ा होता है ना कि वो दिल्ली का बच्चा, अरे वो गाली वाली वाला BCMC वाला गाली। अच्छा। तो हाँ, तो वो था वो। अच्छा, कौन खिलाड़ी सबसे ज्यादा जो है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है? नाम तो लेना, लेकिन है बहुत सारे इंडियंस हैं, ले लो, खासकर जो पंजाब तो से आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। पंजाब से जो प्लेयर्स हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कोई नाम निकाल दो तुम लोग। फिर मुझे गालियाँ पड़ेंगी वहाँ पे, अगली बार कहेंगे भाई साहब गाली दे रहे तो मुझे अब। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि वो उस समय जो हमने देखा था विराट कोहली को और आज जो विराट कोहली है, बहुत फ़र्क है। उस समय तो ये भी था कि वो मैनेजमेंट को भी वो कुछ समझते नहीं थे, सुना देते थे वो। तो ये कॉन्फिडेंस था, ये आई मीन आप नया कहीं भी जाते हो, नई नौकरी में भी जाते हो तो बड़ा संभल के 2-3 महीना अपना रंग नहीं दिखाते हो, 2-3 महीना संभल के काम करते हो कि भाई प्रोफेशन पे हो। तो लेकिन विराट में ना एकदम बिल्कुल ओपन थे। और आई थिंक एग्रेशन तो उनको, और वो दिखता था फील्ड पे, आपको हर बार हर मैच में दिखा है। विराट ने एग्रेशन नहीं रहेगा तो विराट नहीं है, बिल्कुल विराट नहीं है। एग्रेशन की वजह से विराट है। और वो आप जिसका जो नेचर है ना उसको बदल नहीं सकते, आप बदलना भी नहीं चाहिए उनको। वो जब ग्राउंड पे होते हैं तो आप उनको देखो, अलग लेवल है। तो विराट की कहानी, वो जो किताब की कहानी पे आते हैं वापस, तो किताब लिखने का मुझे मौका मिला। किताब, मेरे पास बहुत सारे काम थे उस समय। मैं उस समय सोनी के लिए एक सीरीज़ भी प्रोड्यूस कर रहा था, स्टूडियो कर रहा था उनके लिए, तो टाइम बहुत कम था। तो मैंने अपने एक बैचमेट को भी मिलवाया, विधांशु को, और कहा कि यार मिल के कर लेते हैं इसको। तो वो उस समय मेरे पास सारे प्लेयर थे। जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है विराट के पूरे किताब में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि विराट दिल्ली के लिए खेल रहे थे उस समय, रणजी का मैच खेल रहे थे, और उनके फादर की डेथ हो जाती है 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग में। उनको पता चलता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है। तो अब एक छोटा सा बच्चा, मतलब 17-18 साल का बच्चा, आपको उसके फादर की डेथ हो गई है और उसका मैच है, वो करना चाहता है मैच। तो उसको तो बड़ा, क्योंकि फादर से बड़ा लगाव था और बहुत ही क्लोज थे, उसको लगा कि अब क्या करूं, मैं तो मैच में जाना है। उसका दिमाग वहाँ भी चल रहा था कि मैच मुझे खेलना है। तो उन्होंने अपने कोच को फ़ोन किया, राजकुमार जी को। तो राजकुमार जी ने एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारा मन क्या कहता है? तो बोला कि मैं खेलना चाहता हूँ। तो बोला फिर खेलो। तो जो उनका जो अंतिम संस्कार था वो थोड़ा डिले किया गया शाम के लिए, और ये बच्चा खेल के आया, ड्रॉ करा के आया, शायद जीता भी, मुझे याद नहीं रिजल्ट, बट वो जो था, वो चीज़ जो है ना, वो विराट कोहली को विराट कोहली बनाता है। समाज में बहुत लोग कहेंगे यार फादर का डेथ हो गया, आया नहीं, लेकिन विराट कोहली को पता था करना क्या है उसको लाइफ में। तो यही फ़र्क है, यही बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि उसने कहीं कुछ किया, फादर से उसका बहुत, आज भी वो फादर देखते हो आप, बल्ला उठाते तो ऊपर ही देखता है वो, कहीं ना कहीं वो दिखता है वो। अच्छा नीरज, ये तो हमने बात की क्रिकेट की, और क्रिकेटर्स से जुड़े बहुत सारे किस्से ऐसे शेयर किए जो कि हमें नहीं पता था। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मैदान पर जो क्रिकेट होता है या कोई भी और खेल भी होता है, वो हम लोगों तक, जो हम लोग अपने घर में बैठे होते हैं, उनके टीवी तक कैसे पहुंचता है? कितने कैमरे लगते हैं? कैसे पॉसिबल हो पाता है? कभी ये भी जरूर जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ कि लास्ट मोमेंट में कुछ कियोस हो गया और लगा कि यार सब कुछ हाथ से निकल रहा है, कुछ गड़बड़ होते होते बच गया, या कभी हो गया हो गड़बड़? नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं। लेकिन पहले बताओ कि करते कैसे हैं, कितने कैमरे लगते हैं, कैसे काम होता है, कितनी टीम होती है? कैमरे की देखिए वो डिपेंड करता है किस लेवल की सीरीज़ है और किस लेवल का टूर्नामेंट है। बट मैं एक जेनरिक बताता हूँ कि ये पूरे
शादी में जैसे तैयारी होती है ना वैसे ही है। अच्छा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट इंडीज़ में मुझे कहीं एंटीगा में क्रिकेट करना है, तो मोस्टली इंडियन क्रू होती है, जो कैमरामैन आपके ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन, इंडियन, कुछ यूके से भी आते हैं। तो वैसे क्रू की पहचान की जाती है कि कौन क्या करेगा, वो एक बनाया जाता है। फिर वो पूरी बारात को लेके हम लोग चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे वेन्यू है। एक दिन पहले पूरा ग्राउंड को सजाया जाता है, कैमरा को प्लेस किया जाता है। उसको बोलते हैं रिग डे। रिग डे मतलब हुआ कि उस दिन आप पूरी सेटिंग कर लेते हो, आप कि कैमरा कहाँ होगा, चेक कर लेते हो कि कैमरा जो ऑन है। तारों का एक पूरा जंजाल जो है ना, वो जाता है पीसीआर बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में। और वो तार देख के आप खुद कहोगे कि ये कौन कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा, वो अजीब सा ही दिखेगा आपको। और उसके बाद आप उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स लगे होते हैं। फिर आप देखती होंगी, अगर आपने कभी देखा है लाइव प्रोडक्शन में, तो ये अंधेरा रूम होता है, ये एकदम बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको कहीं कहीं जो बल्ब जल रहे हैं, स्विचिंग बोर्ड के जो बटन्स हैं वो जो ग्लो कर रहे हैं वही दिखेंगे। अंधेरे में सारे जो क्रू होते हैं, कैमरा, अब क्रू कौन होते हैं, सबसे बड़ा सवाल है क्रू होता कौन है। तो क्रू में होते हैं कैमरामैन, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, उसके बाद ईवीएस ऑपरेटर होते हैं, ग्राफिक्स के डिज़ाइनर होते हैं, हॉकाई वाले होते हैं। तो ऐसे ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके आप एक जगह जाते हो और शादी की पूरी तैयारी करते हो। उसके बाद जब फाइनल जिस दिन मैच होता है, उससे एक दिन पहले सब टेस्ट किया जाता है कि हमने जो सेट किया है वो सही है या नहीं, सैटेलाइट पे सही जा रहा है, एसआरटी पे सही जा रहा है, और ओके है कि नहीं। जब डायरेक्टर ओके कर देता है तो फिर उसके बाद आपको कैमरा, जनरली क्या होता है ना कि 2 विकेट ऐसे है तो दोनों साइड आपके कैमरेज लगे होते हैं, 3 इधर लगे रहते हैं, 3 इधर लगे रहते हैं, स्लिप में होते हैं, रिवर्स कैमरा होता है, हॉकाई के अपने कैमरे लगे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैमरे हैं जो फैंस के लिए भी लगे रहते हैं, गेस्ट के लिए भी लगे। एक ज़माने में एक गेस्ट के लिए भी लगता था, अभी भी शायद लगता होगा। तो ये सब कैमरा जब सब कुछ हो जाता है तो उस कैमरे का जो आउटपुट है वो एक मशीन में आता है, जो सामने आप जाओगी कभी पीसीआर रूम में तो आपको स्क्रीन्स दिखेंगे। अब जितने कैमरे उतने स्क्रीन्स। उसके अलावा रिप्ले मशीन होते हैं जिनको ईवीएस बोलते हैं। रिप्ले मशीन्स जो होते हैं वो मतलब मेरे हिसाब से तो देखने में लगते हैं एक डब्बे से, लेकिन वो 3-4 करोड़ की एक मशीन होती है। ऐसे 6-7 होते हैं, अगर आईपीएल की बात करें तो 8-8 भी होते हैं, 10-10 भी होते हैं। तो ये जो ईवीएस सारा जो इकट्ठा सब कुछ होता है, उसका कमान डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो डायरेक्टर सब चीज़ को एक मिक्सचर बना के फाइनल चीज़ जो प्रोड्यूस करता है वो कैमरे को देखता है। इतने सारे कैमरे में से वो स्टोरी लाइन बनाता है। अब बॉलर बॉल करेगा तो वो उस हिसाब से बोलेगा कि टेक 1, आपको लगेगा ये डायरेक्टर बोल क्या रहा है, टेक 1, टेक 2, टेक 5, टेक 7। तो ये कैमरा नंबर्स हैं, रोल गोल्ड, रोल ग्रीन, ये सब ईवीएस के रिप्लेज है। रिप्लेज जनरली ईवीएस क्या करता है, हर बॉल होती है इमीडिएटली आपका रिप्ले तैयार है हर एंगल से। तो आपको उसको जो ईवीएस चला रहा है वो ऑफ़र करता है डायरेक्टर को कि ये हमारा पूछते हैं कि कौन सा रेडी है, कौन सा बेस्ट एंगल है, तो बताते हैं, फिर वो रोल कराते हैं वो। तो आपको कभी लगेगा नहीं कि ये फटाफट क्यों हो रहा है। और इसमें कोई डबल टेक नहीं होता है, ये सिंगल टेक में सब होता है। गलतियाँ भी हो रही हैं सिंगल टेक में होगी, आपको नज़र नहीं आएगी गलतियाँ, लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे कहाँ पर गलतियाँ होती है, लेकिन होती है, लेकिन सब सिंगल टेक में है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। क्योंकि लाइव से बड़ा कोई मुझे लगता नहीं कि प्रोडक्शन होता है कहीं। हमने बड़े सारे न्यूज़ चैनल में भी काम किया, इधर भी किया, उधर किया, लेकिन लाइव प्रोडक्शन मतलब आप गलतियां भी हो कोई बात नहीं, गालियां भी पड़ती हैं डायरेक्टर की, आप और सारे हेडफोन से जुड़े हुए हैं एक एक बंदे। तो वो जो उसको निकाल के फाइनल प्रोडक्ट जो आप देखती हो, वो तभी तो लोग बोलते हैं कि ग्राउंड में मज़ा नहीं आया देखने में, टीवी पे ही अच्छा है। क्योंकि टीवी हम दिखाते हैं, आपको पूरी स्टोरी बना के दिखाते हैं, यही फ़र्क है। नहीं, मैंने तो इवन ग्राउंड में भी देखा है कि आप मैच देखने जाते हैं तो सिर्फ वो फील होता है, अगर आपको वहाँ पे लोग साथ में चिल्ला रहे हैं, का मजा है, लेकिन आपको ना प्लेयर दिखेगा, ना कुछ दिखेगा, ना कमेंटेटर सुनाई देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना कि मतलब आप जब टीवी रूम में बैठे तो अपने हिसाब से देख रहे हैं, एट ईज देख रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन देख रहे हैं आप। मतलब आप प्लेयर का जो रिएक्शंस देख रहे हैं, आप कितने पे फोकस करोगे, लेकिन एक डायरेक्टर जो बैठा है वो हर पे फोकस किया हो कि बेस्ट रिएक्शन क्या है, वो मुझे दिखाना है। प्लेयर का रिएक्शन, ऑडियंस का रिएक्शन, कोच का रिएक्शन, यही तो है। एक्शन और रिएक्शन ही तो है। चौका लगा उसके बाद रिएक्शन। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो लाइव चल रहा है, राइट? और इतने सारे लोग के अलग अलग जगह पे आप बता रहे हो कि रिएक्शंस आते हैं, इतने सारे कैमरे लगे हैं। अब उसी मोमेंट पे ये चेक करना कि ये वाला रिएक्शन जाएगा और ये नहीं जाएगा, ये कॉल है, आपको लेना है। यही तो है गेम।
ये कितने सेकंड का अंतर होता है? मतलब आपको देखना है, ये 20 स्क्रीन है आपके सामने, 20 स्क्रीन में से आप स्टोरी बनानी है आपको कि अच्छा ये जैसे पहला किसी ने मारा, चौका मारा, तो चौका मारा तो अब जैसे आईपीएल का तो चीयर लीडर्स भी होती हैं, कोच का भी रिएक्शन, प्लेयर का भी रिएक्शन, वो एक सीक्वेंस में दिखाता है। और एक सीक्वेंस अगर उल्टा पुल्टा हुआ है तो हमें लगता है कि कुछ गलती हुई है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि कुछ गलती हुई है। लेकिन वो डायरेक्टर की खासियत है। और बहुत आई थिंक आपको, अब तो खैर T20 आ गया, मुझे याद है हम लोग जब टेस्ट क्रिकेट करते थे तो आपको कम से कम 8-9 घंटे टीवी स्क्रीन को देखना है। वनडे में अभी भी 8-9 घंटे टीवी स्क्रीन को देखना है आपको, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है अपने आँखों को। और कभी कभी टेस्ट मैचेज में आपको सेकेंड हाफ में आपने लंच किया, उसके बाद नींदें आती हैं, गेम भी बोरिंग हो रहा है, सब टुक 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 खेल रहे हैं, नींद भी आती है। उसको अपने आप को जगा के रखना, उसी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हाथ होता है कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाए कि सब जगह रहे। हर चमकती चीज सोना नहीं होता है। तो मतलब आपको लगता है कि टीवी में तो आप बंद करके चले टीवी में सोचते हो कि अच्छा ये एंकर है, ये तो रवि शास्त्री आ गए, ये सुनील गावस्कर आ गए। ये नहीं है टीवी, उसके पीछे जो लोग हैं ना, उनको जब आप जानोगे, पहचानोगे कि यार इतने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक बंदे का एक रोल डिफाइंड है, उसको करना है। आमतौर पे अगर एक मैच आ रहा है, हम सपोज हम आईपीएल की ही बात कर लेते हैं, तो कितनी बड़ी टीम होती है सब कुछ मिला के? आप ये मान के 100 के आसपास का टीम, आईपीएल में तो और ज़्यादा होता है, बाकी टीमें भी होती है, लेकिन जो प्रोडक्शन की बात करें 100-125 की टीम होती है ओवरऑल। आम लोगों के लिए बता दें जो टीवी पे दिखता है, जो मैच देखते हैं, उससे जुड़े लोग। इट कैन स्टार्ट विथ इट्स नॉट कि हर मैच जो है ना आईपीएल है, छोटी सीरीज भी होती है, कम कैमरे वाली भी सीरीज होती है, लेकिन 50 से 100-150 तक होते हैं। तो मिनिमम जब हम कैमरों की बात करें तो मिनिमम नंबर कितना होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? देखिए मैं तो मिनिमम तो मैंने 8 में भी किए हुए हैं, 8 कैमरे से भी किए हुए हैं, और मैंने 30-32 भी किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि इससे ज़्यादा भी होते हैं, 40 तक भी जाते हैं कैमरा, डिपेंडिंग ऑन कि आईपीएल जैसे में आप बहुत सारी चीज़ें लगाते हो आप, क्योंकि उनको आप प्रोडक्ट अच्छा दिखाना है। तो आई थिंक आईपीएल जो कर, ये भी डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा ना, आप जितने चीज़ें जैसे आप ऊपर जो लगता है रोप कैम या ऊपर जो कैमरेज लगते हैं, वो एक इनोवेशन है, पहले तो नहीं था ना, 20 साल पहले, 15 साल पहले तो नहीं था। तो इनोवेशन, आप जैसे बगी कैम होता है, आप देखोगे एक कैमरा जो है सो वो रोप के साथ साथ घूमता रहता है, वो रिमोट से कंट्रोल्ड है, वो तो बगी कैम है। उसका काम है कि एकदम बिल्कुल ग्राउंड का फील देगा आपको, प्लेयर आ रहा है सामने से शॉट लेगा, हर चीज़ का एक रोल है। कैमरामैन को भी ये ऐसा नहीं कि 50 शॉट देनी है, उसको भी पता है कि 5-6 शॉट मुझे देना है, और इसी में से वो उसका रोल डिफाइंड है। नहीं तो सब अगर सब काम करने लगे तो डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कौन सा शॉट लूँ, सब हो नहीं सकता वो। तो सबको डिफाइन किया गया कि आपका ये काम है, वो डायरेक्टर पहले ही बता देते हैं। विथ जो हम फोटोग्राफी के डायरेक्टर होते हैं वो भी बताते हैं कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, सब पहले सेट है सबका कि ये रोल है भाई तुम्हारा, राइट। इसके आगे पीछे मत करना, नहीं तो हम कंफ्यूज करोगे आप। पता चला एक ही प्लेयर पे सब कैमरामैन फोकस है, वो नहीं होना चाहिए, सबका रोल डिफाइंड है। ऊपर वाले शॉट की अगर हम लोग बात करें तो अब तो ड्रोन की वजह से ईजी हो गया है। नहीं, ड्रोन एक अलग है, एक जो कैमरा में ग्राउंड में आप देखते होंगे कि कैमरा नीचे तक आ जाता है, प्लेयर के साथ वो खींच के रोप पे चला जाता है, वो कंट्रोल्ड होता है उससे, वो एक अलग है। ड्रोन तो बहुत ऊपर से आपको एक बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं ना, वो आपको दिखा देगा। लेकिन ये जो है ना, ये रोप कैम जो आप देखती हैं उसमें, वो उसका रोल ही अलग है। वो तो अपना वो डिफरेंट एंगल आपको देता है, क्लोज भी चला जाता है जब बॉलिंग नहीं हो रही होती है, फिर जब बॉलिंग होती है ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से एक शॉट दे देता है। तो कभी कोई शॉट वॉट मतलब कितनी बार लगी है? बिल्कुल लगी है, वो डेड बॉल भी हो जाता है, बिल्कुल लगी है, शॉट लगी है, और डैमेज भी हुआ है, ऐसा नहीं कि डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन पहले ऐसा होता था ना कि कोई एक बंदा होता था जो पूरे मैच के दौरान, अगर आपका 7-8 घंटे पूरा इवेंट टेस्ट चल रहा है या आपका 50 ओवर का भी मैच है वनडे, तो वो ऊपर में लगातार खड़ा होकर के शूट करता था। तो इतने घंटे तक ऊपर एक ही जगह पे खड़े होकर के करना कैसे पॉसिबल? बहुत टफ कंडीशंस होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैं कैमरामैन जो टॉप इंडिया के कैमरामैन से उनको भी जानता हूँ, और ये कहना आसान होता है कि अरे कैमरामैन है, कैमरामैन को खड़ा होके वो शॉट देना, और वो भी 8-8 घंटे, बीच में एक मान लीजिए वनडे है तो ड्रिंक्स ब्रेक हो जाता है 2-2.5 मिनट का, फिर उसके बाद अगर आईपीएल तो स्ट्रेटजिक टाइम आउट हो जाता है, लेकिन उसके बीच में लंच होता है, एक टी हो जाता है। तो ये सब के बाद भी आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार करे रहते हो, ये बहुत टफ होता है। तो आप जो सवाल आपका जो मीनिंग है कि टॉयलेट जाना है किसी को, तो वो होता है, वो आपस में मैनेज हो जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि अगर
कुछ कैमरेज होते हैं जो हर बॉल पे यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं कैमरामैन्स। जो कुछ कैमरेज ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, डायरेक्टर भी मान लेगा कि नहीं है तो आई विल नॉट यूज़ दिस कैमरा, अभी साइड में रखते हैं। तो वो आपस में कम्युनिकेशन हमारा जो हेडफोन के थ्रू लगा हुआ है सब, तो वो हो जाता है, वो सेट हो जाता है। सबके पास पानी पहुंच जाती है अपने आप। वो एक अलग टीम है जो सबका ख्याल रखती है। सबके पास कुछ जैसे खाने का हुआ, बिस्किट चला गया या कुछ ना कुछ चला, चाय पीना है किसी को तो चाय चला जाता है, किसी को नींबू पानी पीना है तो बन के अपने आप चला जाता है। वो एक सिस्टम बना हुआ है, एक इकोसिस्टम कि कुछ लोग हैं जो हमारे सिर्फ यही सर्विस देते हैं कि सब कैमरामैन को टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहे। ये हम लोग श्रीलंका में क्रिकेट कर रहे थे और महिला जयवर्धने का लास्ट मैच था वो। और वो टेस्ट मैच था, तो चौथे दिन हमारा एक वो उड़ गया, डिकोडर जो भी है उड़ गया। वो बिल्कुल ही एक मशीन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब क्या है कि अब ब्लैंक हो गया, हम लोग क्या करें। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, तो देखो आप प्रॉब्लम तो आ गया, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए हुआ कि भाई अब तो इंडिया से ही आएगा ये। अच्छा। तो इंडिया से कांटेक्ट किया, लेकिन तब तो मैच तो चल ही रहा है ना। आईसीसी का रूल है कि एक बार मैच चल गया तो चल गया, वो रुकेगा नहीं। अब ब्रॉडकास्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैच तो चलेगा, बॉल रुकेगा नहीं अनलेस अनटिल कोई भयानक कुछ हो जाता है तो मैच रुकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं रुकता है। सिर्फ टीवी के लिए नहीं रुकेगा। तो फिर हमने एक कैमरा से 2 कैमरे से उस मैच को, और हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारे पास श्रीलंकन बोर्ड्स के राइट्स थे और उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि महिला जयवर्धने को बहुत अच्छा बाय करना है, उसको लास्ट मैच है। तो फिर हम लोगों ने किया, 6 बजे मॉर्निंग में आए हम लोग, ग्राउंड में सेटअप किया। फिर अगले दिन, उस दिन तो हमने 1-2 घंटे जो हमारा ख़राब हुआ था तो हमने 1-2 कैमरे पे निकाल दिए थे। और अगले दिन हमारा जब ये सेटअप हुआ हम लोग रेडी थे। तो लेकिन ये सब आते रहते हैं। इनफैक्ट एक दुबई में भी हम लोग मैच कर रहे थे, राउटर उड़ गया उसका। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप मशीन है। अब ये माइक है, माइक बंद कर दे अभी अचानक, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन फिर उसका निकाला जाता है, इंजीनियर्स होते हैं, पूरी टीम होती है जो इस पे लग जाती है कि कैसे होता है। कभी कभी सैटेलाइट में प्रॉब्लम आता है, आपको ताज्जुब होगा, कभी कभी जनरेटर बंद हो जाता है। ये होता था वेस्ट इंडीज़ में कि अचानक जनरेटर बंद हो गई तो अब ब्लैक हो गया, सब कहीं जा ही नहीं रहा फीड। ये तो सैटेलाइट से आते थे, आजकल फाइबर आ गया, लेकिन पहले ज़माने में तो सैटेलाइट से आते थे सारे फीड। राइट। अच्छा, बतौर ब्रॉडकास्टर ये तो बताया तुमने कि आप जो एक्सेस है वो जहाँ सबका नहीं होता वो आप लोग का होता है, राइट। लेकिन खासकर हम लोग थोड़े से चेंजेस भी देखते हैं कि जैसे पहले आप देखते हैं जो भी क्रिकेटर्स थे उनकी वाइफ या उनके गर्लफ्रेंड उस तरीके से नहीं होती थी साथ में। अब जो है खुले खुले सामने आते हैं, ज़्यादातर आप मैच में देखोगे बैठे हुए, उनके रिएक्शंस भी होते हैं, देखते हैं। तो उनके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो और हमारे साथ शेयर करना? नहीं, हम तो देखिए उस जोन में जाते ही नहीं हैं हम लोग अपने आप को, देखिए प्लेयर्स को एक लिमिट तक ही रहे, पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहिए किसी के। लेकिन हमने देखे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को देखे हैं, मतलब विराट भी आई थिंक 2016 में अपनी होने वाली वाइफ के साथ घूम रहे थे वहाँ पे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के मैं रिपोर्टर को भी जानता हूँ जो छुप छुप के उनके वीडियो बना रहे थे। लेकिन एज ए ब्रॉडकास्टर हम लोग न्यूज़ वाले तो होते नहीं थे। हम लोग अपना काम से मतलब रखो, काम करो। बट फैमिलीज़ आती है, सबकी आती है, सब आते हैं। उस समय रोहित शर्मा की वाइफ भी आती थी और जेन्यून है। मैंने आप क्या है कि 2 महीने 2.5 महीने की ट्रिप पे होते हैं, 1 महीने की ट्रिप पे होते हो, तो उस समय आप फैमिली का जो, क्योंकि आप क्रिकेट चलता रहता है, क्रिकेट रुकता नहीं इंडिया में, तो आप फिर फैमिली को कब टाइम दोगे। तो वो बीसीसीआई ने कुछ रूल बनाए थे और उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन एज सच देखो, मैं अपने आप को इससे अलग करता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म में ये होता है कि आप स्टोरीज करते हो बहुत सारे। हाँ, इंडिया टीवी ने उस समय बहुत सारी स्टोरीज की थी विराट कोहली और अनुष्का के ऊपर, और उस पर विराट गुस्सा भी हुए थे, उन्होंने बुलाकर इंडिया टीवी को। एक्चुअली ये बहुत पर्सनल है और आई थिंक लेकिन और करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक पर्सनल लाइफ में किसी का इंट्रूड नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो फिर वो जर्नलिज्म नहीं है, येलो जर्नलिज्म बोलूँगा मैं। वो तो लेकिन अब भाई
आप तो ठहरे ब्रॉडकास्टर, पर हमारे अंदर थोड़ा सा पत्रकार बचा हुआ है। नहीं, तो मुझे ये बताओ, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहे। मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे। नहीं बिल्कुल, और बहुत सारे प्लेयर्स के आते हैं, अब तो अलाउ कर दिया, अब तो खुले में आप तो देखोगे। बात नहीं करी, मैं भी ऑफ कोर्स सपोर्ट करती हूँ। मतलब वाइफ तो है ही, अब तो गर्लफ्रेंड्स भी आते हैं मैच में, आपको दिख रहा होगा। अभी भी वर्ल्ड कप में दिखा होगा, कुछ पिक्चर्स आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा जो सवाल है थोड़ा सा और इससे हट गया, क्योंकि जब सारे पे आपका एक्सेस है, ठीक है, मैदान तक है, तो क्या उनके खिलाड़ियों के जो होटल है वहाँ तक भी एक्सेस होता है? नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं सेम होटल में हम लोग रुके हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सेम होटल में हम लोग रुकते हैं। तो उसमें एक चीज़ होता है कि प्लेयर्स का फ्लोर अलग होता है। प्लेयर्स होते हैं, मतलब उनको दिया जाता है। एंटी करप्शन वाले, अगर मैं ज़्यादा घूमूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे वो। एंटी करप्शन? हाँ, एंटी करप्शन, आपको पता होगा एंटी करप्शन होती है, आईसीसी हर मैच के लिए एंटी करप्शन। मुझे थोड़ा आइडिया, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओ। बताओ। इसमें क्या होता है ना, जनरली पुलिस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको हायर करती है आईसीसी, उनको प्लेस करती है कि आप प्लेयर देखिए किससे मिलते हैं, क्योंकि मैच फिक्सिंग जब हमने करियर शुरू किया था, पहले नहीं होता मैच, मतलब जब 2001 में हम लोग कॉलेज से निकले, उस समय मैच फिक्सिंग का चल ही रहा था। मनोज प्रभाकर, कपिल देव और ये सब का नाम आ रहे थे, अजहरुद्दीन का नाम आ रहा था। तो उस ज़माने में के बाद से बहुत सारे तब्दीलियाँ की गई, और कंपलसरी है कि आपका मैच में जो है ना एंटी करप्शन वाले होंगे ही आपके। तो आप जब जाते हो तो आपसे बहुत सारे, मैं तो अपना एग्जांपल भी देता हूँ, मैं खिलाड़ियों से बड़ा क्लोज रहा हूँ, तो बहुत सारे खिलाड़ी होते थे वहाँ पे, युवराज, मुनक पटेल और ये सब श्रीलंका में। तो एक एंटी करप्शन वाले मुझे आके बोलते हैं कि आपको बात नहीं करना चाहिए इनसे। तो मैं बोला, लेकिन ये बताइए मैं क्यों, आप उनको बोलिए, वो बात कर रहे हैं मेरे से। मैं तो एज ए प्रोडक्शन गाय यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा काम है यहाँ पे रहना। तो बोले नहीं आपको नहीं बात करनी चाहिए। फिर एंटी करप्शन का काम वही है कि आपको बताना है कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। तो मैं तो सिर्फ यही आप होता है कि इंटरव्यूज़ प्लान करते हो, एज ए फ्लोर मैनेजर आप करते हो। क्या बताना है, वो जो इंटरेस्टिंग कहानी वही तो सुनना चाहते हैं। अभी आ रहा हूँ उस पर। तो मैंने देखा कि ये एंटी करप्शन मेरे पीछे ही पड़ा था, और मेरे ही नहीं, डैनी मॉरिसन थे कमेंटेटर, उनको भी बोला था कि आप भी प्लेयर से बात करो। कमेंटेटर थे हमारे, वो फॉर्मर क्रिकेटर भी थे, तो थोड़े टफ से थे वो, इंडियन ही थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा एक जगह, वो क्योंकि वो भी तो दिन भर घूमते ही हैं, तो उनको देखा कि एक जगह बैठ के वो थोड़ा सा ऊँग रहे थे, नींद आ रही थी उनको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना एक कैमरामैन को पकड़ा, शांता नाम है, अभी तक याद है वो कैमरामैन, श्रीलंकन था वो। उसको पकड़ा, मैंने बोला तू यहाँ खड़ा हो जा, सिर्फ कैमरा लेके खड़ा हो जा। और मैं गया, उनको ऐसे पीछे से टैप किया, बोला सर आप देखो कैमरा पर दिखा रहा था, मैंने रोक दिया, ये कैमरामैन अभी लाइव चले जाते हैं, आप एंटी करप्शन हो रहा है। तो वो हड़बड़ा के ऐसे देखा मेरे को, बोला नहीं मैं सो नहीं रहा था। मैं बोला नहीं, वो तो कैमरा पे मैंने मना किया हुआ, देखिए कैमरामैन खड़ा ही है, मैंने मना किया इनको कि ये मत दिखाना भाई। तो उसके बाद लेकिन उस पूरे टूर में मुझे कभी उसने कहा नहीं कि प्लेयर से बात मत करो। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी थी वहाँ पे। राइट। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी जानना चाहूँगी कि खिलाड़ियों का नाम जब भी आता है तो ये तो पता ही है कितने सारे फ़ैन होते हैं, और लड़कियां भी फ़ैन होती हैं। तो क्या कभी आपने देखा कि किसी खिलाड़ी के साथ जो इतना सारा हम लोग कुछ कहानियां सुनते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, पत्रकार वाला सवाल है। हाँ मैं समझ गया जहाँ आपका इशारा है। तो देखिए लड़कियों के साथ देखा एक मेरे दोस्त हैं क्रिकेटर, उन्होंने मुझे कहानी बताई थी, नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका में थे वो, और नए वो टीम में आए थे, तो वो गए बाउंड्री लाइन पे और उनको एक खूबसूरत लड़की दिखी वहाँ पे। साउथ अफ्रीका में मतलब जनरली मैं भी गया हूँ क्रिकेट, बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे। तो गए, वो देखा, कैच लिया, और वो इम्प्रेस कर रहे थे उनको, काफ़ी ट्राई कर रहे थे। और उन्होंने अपने जो रिंग लीडर थे तो उनको जाके बताया कि वो भी कि वो पंजाब से ही थे वो, तो वो भी बताया कि अरे तुमने मिस कर दिया, बहुत खूबसूरत लड़की मैंने देखी बाउंड्री लाइन पे, बहुत अच्छा ये तुम मतलब ये वो बता ही रहे थे उसको। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम नए आए हो। हाँ, नेक्स्ट डे कट टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो अपने उसी मित्र के यहाँ जाते तो वो लड़की वहीं बैठी हुई थी। तो ये इस तरह की बड़ी कहानियां हैं। इस तरह की ये मैं तो एक छोटा सा दिया हूँ, लेकिन बहुत सारे। कौन कौन से दोस्त ये नहीं बताओगे? नहीं ये बताएंगे तो मेरे पास अगली बार कहानियां नहीं आएंगी फिर। मुझे लगा दोस्तों के नाम बता देते हम 2+2। नहीं वो मैं अलग से बता दूंगा ये पॉडकास्ट के बाद। तो चलो इतनी सारी किस्से कहानियां सुनने जानने को मिले और बहुत इंटरेस्टिंग भी। आप एक छोटा सा रैपिड फायर वो करेंगे।
5 बॉलर्स का अगर मैं नाम लेती हूँ तो आपको उसमें से अपने 2 फेवरेट चुनने हैं, रीज़न भी बताना पड़ेगा। कपिल देव, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले। बहुत ही टफ सवाल है क्योंकि मैं कुछ लोग तो बड़े है, क्लोज ज़्यादा हैं, सोचने का मौका लेकिन नहीं इसमें तो नो ब्रेनर आई थिंक जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इंडिया को ऐसा बॉलर मिला जो बॉलिंग दिमाग से करता है, दिमाग लगा के करता है। बुमराह ब्रेनी बॉलर बोलता हूँ मैं उसको। और दूसरा मैं कहूँगा हरभजन सिंह, क्योंकि मैच विनर रहे हैं वो हमारे लिए। और 2001 किसको याद नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया को हमने मात दी थी। और तो ये दोनों मेरे लिए होंगे। हरभजन अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनको मैं स्किप कर नहीं सकता हूँ, निभाने में एकदम हाँ, माहिर हो। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करेंगे बैट्समैन। गावस्कर, तेंदुलकर, विराट, धोनी और राहुल द्रविड़, कोई 2। गावस्कर, तेंदुलकर, विराट और धोनी एंड द्रविड़। अगर मतलब दोनों टाइम डिफरेंट टाइम जोन्स हैं इनके। नहीं, आपको 2 ही सेलेक्ट करने हैं। तो मैं तो फिर All time. देखो, मैं अगर कहूँ तो सुनील गावस्कर बड़ा नाम है, क्योंकि सुनील गावस्कर ने जो बैटिंग की है ना, वो कितना भी मैं बोल दूँ विराट कोहली या फॉर दैट मैटर राहुल द्रविड़, उन्होंने हेलमेट बिना पहने जो 4 क्वार्टेट बोलते थे वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज बॉलर्स थे, मैल्कम मार्शल से लेके सारे थे, तो उसमें उन्होंने किया है। और इंडिया को मतलब रिस्पेक्टेबल टोटल पहुंचाने में उनकी बड़ी, हारते तो थे ही हम, लेकिन एक होता है कि आप उस कगार पे लेके जाते हो, तो सुनील गावस्कर हमेशा रहेंगे लिस्ट में। दूसरा बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरा सचिन तेंदुलकर मेरे फेवरेट है और विराट कोहली पे मैंने किताब लिखा है, तो अब इन दोनों में से मेरे को अगर चुनना पड़ा तो मैं सचिन तेंदुलकर को चुनूँ। ईमानदार हो सिलेक्शन में। अच्छा, सबसे एंटरटेनिंग ओपनर, थोड़ा इजी कर दिया मैंने इस बार। अभी तो अभिषेक शर्मा चल रहा है, इसमें तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि अगर इंटरटेनमेंट आपको चाहिए तो सीधा सीधा अभिषेक शर्मा जिस दिन चल गए आपके, तो पूरा फुल इंटरटेनमेंट है। और सबसे डेडली फास्ट बॉलर? डेडली अगर मैं बोलूँगा तो शोएब अख्तर मेरे को लगता है कि मतलब खतरनाक, जिसको डर लगे आपको देख के ना, जिसके रनअप को देख के डर लगे, क्योंकि वो दौड़ते भी थे बाउंड्री लाइन से। थोड़ा मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और पीछे जाते तो बाउंड्री लाइन के बाहर होते वो। तो और हम एज ए ब्रॉडकास्ट हमारे लिए बड़ा अच्छा होता था कि जब तक वो दौड़ेंगे 2 ऐड चला लो। तो ये तो शोएब अख्तर जो है मेरे हिसाब से खतरनाक, जब मेरे को दिमाग में आता है ना, तो वही है। राइट, ये ऐसा रैपिड फायर राउंड हो रहा है, इसमें रैपिड कम हो रहा है। हाँ, फायर ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बेहतरीन स्पिनर? देखिए, स्पिनर मैं अगेन आ जाऊंगा मुथैया मुरलीधरन, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन ने जो किया चेंज, इतना सारा विकेट भी ले गए वो, और वो शक्ल से भी डर लगता था। वो सहवाग को मैं सुन रहा था कि उनकी आंखें देख के ही हम डर जाते थे, और पिक नहीं कर पाता था कोई बॉलर कि कहाँ से बॉल घूम के कहाँ आएगा। तो ये जो खासियत थी ना मुथैया मुरलीधरन ने श्रीलंका को श्रीलंका बनाया। नहीं तो श्रीलंकन क्रिकेट में बहुत कम हीरोज़ हुए हैं, जिसमें ही इज़ वन ऑफ देम। जयसूर्या हुए, ये हुए, संगकारा और महिला जावेद ने। तो ये जो इनकी बॉलिंग का एक्शन, और ये उनको कोई पढ़ नहीं पाता था, वो उनको खतरनाक बनाता था। राइट। और सबसे अगर बेहतर मेज़बान कंट्री होगी तो कौन सी होगी? मेज़बान तो इंडिया होगी। मतलब अगर इंडिया में अभी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, केविन पीटरसन ने बोला कि वर्ल्ड की बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इंडिया में होती है। जब आते हो तो आपको एकदम मिलता है वो राजा महाराजा वाला सम्मान मिलता है, और हर कोई इंडिया आना चाहता है। और यही वजह है कि आप देखो आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में पार्टीज होती हैं, खाना पीना, रहना, घूमना, एनजीओज, मतलब आप देखोगे तो ये पूरा एक इवेंट है। तो हर कोई इंडिया आना चाहता है, हर कोई इंडिया के लिए खेला। अगर इंडिया में नहीं मिलता उनको चांस, तब वो बेचारे पाकिस्तान पीएसएल खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं, लेकिन पहला चॉइस तो सबका आईपीएल है। राइट। और अगर एक इंसान के तौर पे जानो तो सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन है एज अ ह्यूमन बीइंग? सबसे बेहतरीन क्रिकेटर तो मैं फिर से अगर जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो मुझे लगता है कि धोनी ही है। धोनी से बढ़िया आदमी आपको, इंसान आपको दिखेगा नहीं कहीं। मुझे लगता है कि धोनी में वो कैरेक्टर है जो आपको अट्रैक्ट करता है। एंड मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर? मोस्ट अंडररेटेड में अगर मैं नाम लूँ तो जैसे मैं लगता है कि अभी के संदर्भ में मोहम्मद शमी, उनको उतना ड्यू मिला नहीं जितने बड़े वो बॉलर हैं। जितना उन्होंने विकेट लिया, जितना मैचेस जिताए उन्होंने, उनको उतना मिला नहीं रिस्पेक्ट जितना हम लोग बुमराह करते हैं। लेकिन बुमराह के साथ वो मोहम्मद शमी भी एक इतना बढ़िया इंडिया के लिए खेला है। उनकी फिटनेस का इशू है, सबको पता है, लेकिन उनको वो मिला नहीं है। और कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे कि और खेलते देखना चाहते हो? सचिन तेंदुलकर को देखना चाहता था। राइट। कोई ऐसा मैच जिसे कवर नहीं करने का मलाल रहा हो?
वर्ल्ड कप का एक मैच था, मुझे याद है, जो 2011 वर्ल्ड कप, हमारे पास वो नहीं था एज ए ब्रॉडकास्टर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो धोनी वाला मैच, जो फाइनल वाला मैच, या पूरा का पूरा जो 2011 वर्ल्ड कप अगर मैं कवर करता एज ए प्रोड्यूसर, तो एक चांद जो होता है ना सीवी में लग जाता वो। क्या बात है। चलिए, बहुत मज़ा आया नीरज बात करके। वैसे तो रूटीन में बातचीत होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो हम ये बातचीत कर रहे हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी शेयर की जो कि नहीं पता थी हमें, वो सब जान के भी अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ड्रीम, जैसे एक बचपन वाला सपना पूरा हुआ था। बिल्कुल। और एक सपना जो देखा नहीं था प्रियंका के साथ बैठ के, हाँ, अब देखेंगे, हम लोग भी करेंगे। तो वो भी पूरा हो गया। और तीसरा जो सपना है ये म्यूजियम खोलने का, म्यूजियम भी बनाएंगे, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और हम दुआ करेंगे कि जो काम जिस तरह से कर रहे हो वैसे ही जोर शोर से करते रहो, इसे बढ़िया करते रहो, फिर ऐसे ही हम लोग फिर कभी एक दिन और बैठे कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।